वेलकम टू टीके नॉवल वर्ल्ड। यहाँ से शुरू होती है एक नई कहानी, पावर, डेस्टिनी और गॉड लेवल अवेकनिंग की दुनिया। जब आंखों में जलती है आग और सिस्टम देता है अनलिमिटेड स्ट्रेंथ, तो दुनिया झुकने पार मजबूर हो जाती है। इफ यू आर रेडी टू अवेकन योर ट्रू पावर, सब्सक्राइब नाउ एंड एंटर द टीके नॉवल वर्ल्ड। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज्वाइन और सब्सक्राइब जरूर करो। थम्स अप का चिन्ह, वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो। स्पीच बलून कमेंट में जरूर बैठो कि नेक्स्ट कौन सी एनिमे यूचिहा स्टोरी सुनी है। फाइल यहाँ पर तुम्हें मिलेंगी पावरफुल एनिमे, नारुतो और यूचिहा स्टोरीज जो शायद तुमने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। सूचना, सामग्री तालिका URL, वेब लिंक्स। होकेज की दुनिया में यात्रा करें और उचिहा के सदस्य बने। मंगेकी की समय रोकने की क्षमता के साथ आप उचिहा कबीले में सबसे मजबूत बन जाएंगे। बाद में उन्होंने सेंजू हाशिरामा और उचिहा मदारा के साथ कोनोहा की स्थापना की और अन्य 4 प्रमुख देशों ने भी इसका अनुसरण किया। अंत में 5 प्रमुख देशों ने युद्धविराम समझौते पर हस्ताक्षर किए। निंजा विलेज की स्थापना के बाद के चरणों में अन्य 4 शक्तियों ने नाइन टेल्स का लालच किया और गुप्त रूप से हस्तक्षेप किया, जिससे नाइन टेल्स की सील टूट गई। परिणामस्वरूप उचिहा जियाओ की बहन की मृत्यु हो गई। जब युद्ध छिड़ गया तो उचिहा जियो ने अकेले ही सेंजू हाशिरामा को गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त कर दिया। शेष 4 प्रमुख निंजा गांवों की छाया को मार डाला और 5 प्रमुख देशों के हजारों निंजा गठबंधन बलों का सफाया कर दिया। लेकिन उनके प्रयासों से उनकी मृत्यु भी हो गई। ओरोचिमारू ने कोनोहा पर आक्रमण किया। उचिहा जियो का पुनर्जन्म अशुद्ध दुनिया द्वारा हुआ। वह एक बार युद्ध से घृणा करता था और निंजा दुनिया में शांति की इच्छा रखता था। अब वह निंजा दुनिया को एकजुट करना चाहता है और पूर्ण शक्ति के साथ हर चीज पर हावी होना चाहता है। असीमित चक्र और स्वचालित रूप से मरम्मत करने वाले शरीर के साथ आप बड़ी मुसीबत में लग रहे हैं। उचिहा जियाओ ने 5 परछाइयों को देखा और 5 परछाइयां। अध्याय 1। ओरोचिमारू ने कोनोहा पर आक्रमण किया। कृपया मुझे फूल दें, कृपया मुझे संग्रह दें, कृपया गी। ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल भी नहीं बदले हैं ओरोचिमारू, लेकिन तुम बहुत कमजोर हो गए हो। सरुतोबी सेंसी। युद्धग्रस्त कोनोहा गांव में 4 पर्पल फ्लेम फॉर्मेशन के केंद्र में ओरोचिमारू और सरुतोबी हिरुजेन एक दूसरे के सामने खड़े थे। जैसे ही अचानक हवा चली, दोनों लोगों की आकृतियां हिलने लगीं। मैंने तीसरी पीढ़ी को तेजी से ओरोचिमारू की ओर भागते देखा और दोनों हाथों से तेजी से सील बनाना शुरू कर दिया। निनेपो तकनीक, टाइल शुरिकेन तकनीक। जैसे ही चक्र सक्रिय हुआ, छत पर लगी टाइलें तैरने लगी और गोलियों की तरह ओरोचिमारू की ओर उड़ गई। ओरोचिमारू ने क्रूर मुस्कान के साथ कहा, बहुत भूला। फिर पूरा व्यक्ति हवा में उड़ गया, टाइल से बचते हुए अपना मुंह खोला और अगले ही पल उसकी जीभ एक विशाल अजगर में बदल गई और सीधे 3rd जनरेशन की गर्दन को काटने के लिए चली गई। तीसरी पीढ़ी ने चाल देखी और ओरोचिमारू के हमले से बचने के लिए अर्थ-स्टाइल बॉडी रिप्लेसमेंट तकनीक का इस्तेमाल किया और फिर ओरोचिमारू पर बमबारी करने के लिए भागने की तकनीक का इस्तेमाल किया। कुछ समय तक ओरोचिमारू वापस लड़ने में असमर्थ था। जैसा कि तीसरी पीढ़ी सामा से अपेक्षा की जाती है, आप अभी भी अपनी उम्र में ऐसे निंजुत्सु का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, मिस्टर 3rd जनरेशन की तलवार वास्तव में अभी भी युवा है। युद्ध के मैदान के बाहर अंबू कमेंट्री टीम ने शेखी बघाड़ना शुरू कर दिया और ऐसा महसूस हुआ जैसे वे आधे समय में शैंपेन पी रहे थे। मैदान में ओरोचिमारू ने भी अपनी अवमानना को जल्दी ही दूर कर दिया और अपने दिल में आ भरी। वह निंजा डॉक्टर बनने के योग्य है। एक सैनिक के रूप में उनके लिए भव्य और ठोस 5 रिलीज निंजुत्सु काफी कठिन है, लेकिन इससे उन्हें यह भी समझ आ गया कि स्थिति में अब और देरी नहीं की जा सकती। वे दोनों एक एक करके आगे बढ़ रहे थे और उनके शानदार शारीरिक कौशल और भव्य निंजुत्सु एक साथ फूट पड़े, जिससे एक अविभाज्य स्थिति पैदा हो गई। जैसे जैसे लड़ाई बढ़ती गई, तीसरी पीढ़ी का आक्रमण बिल्कुल भी धीमा नहीं हुआ। उसने ओरोचिमारू पर कुछ शूरिकेन फेंके और फिर जल्दी से अपने हाथों से सील बनाना शुरू कर दिया। निंजुत्सु शूरिकेन छाया क्लोन तकनीक। मूल कुछ शूरिकेन एक पल में कई गुना बढ़ गए और जल्द ही सैकड़ों शूरिकेन में बदल गए। बारिश की तरह घने शूरिकेन का सामना करते हुए ओरोचिमारू ने बिल्कुल भी घबराहट नहीं दिखाई। उसने अपने हाथों को जमीन पर दबाया और समन तकनीक का प्रदर्शन किया। समनिंग पुनर्जीवन जुत्सु। जैसे ही ओरोचिमारू ने जमीन पर थपकी दी, 2 ताबूत कंपन के साथ एक के बाद एक जमीन से ऊपर उठे। 1, 2 बढ़ते ताबूत ने शूरिकेन बारिश के हमले को झेल लिया। इस दृश्य को देखकर तीसरी पीढ़ी की अभिव्यक्ति तुरंत बदसूरत हो गई। वह स्वाभाविक रूप से जानता है कि ओरोचिमारू किस प्रकार का निंजुत्सु करता है, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से यह भी जानता है कि यह जुत्सु कितना भयानक है। तीसरी पीढ़ी का चेहरा पीला पड़ गया और वह ओरोचिमारू पर गुस्से से चिल्लाया, आपने वास्तव में इस तकनीक का इस्तेमाल किया। मैं सिर्फ इसलिए दया नहीं दिखाऊंगा क्योंकि आप बुरे हैं। ओरोचिमारू ने तीसरी पीढ़ी के चेहरे की ओर देखा और बकवास करना शुरू कर दिया। बातचीत का लाभ उठाते हुए तीसरी पीढ़ी ने ताबूत पर निशानों को देखा, जिस पर 1 और 2 शब्द लिखे थे। ये देखकर तीसरे होकेज को बहुत दबाव महसूस हुआ, लेकिन फिर भी उन्हें लगा कि वे इसे संभाल सकते हैं। लेकिन ओरोचिमारू के अगले कदम से तीसरी पीढ़ी अचानक असहज हो गई। 3 जैसे ही पात्र ओरोचिमारू के मुंह से बाहर निकले, एक तीसरा ताबूत जमीन से ऊपर उठा और इस तीसरे ताबूत पर जियो शब्द लिखा हुआ था। अच्छा नहीं, जब उन्होंने ताबूत पर जियो शब्द लिखा देखा तो तीसरी पीढ़ी ने गुप्त रूप से सोचा कि कुछ गलत है। अपने हाथों की ताली के साथ वह जियो शब्द के साथ ताबूत को दबाने के लिए चक्र का मार्गदर्शन करने जा रहा था। फिलुकी 18 वर्षगांठ का ब्रांड अपग्रेड पाठकों को वापस लौटाता है। 100 रिचार्ज करें और 500 VIP अर्न प्राप्त करें। अभी जमा राशि प्राप्त करें। गतिविधि का समय द 10th of August से द 20th of August। अध्याय 2। अशुद्ध विश्व पुनर्जन्म। उचिहा जियाओ, कृपया मुझे फूल दें, कृपया मुझे एक समीक्षा दें। हालांकि शायद बुढ़ापे और असमर्थता के कारण तीसरा ताबूत अंततः तीसरी पीढ़ी के चक्र के बंधनों से मुक्त हो गया और एक पल में जमीन से उठ गया। जियो शब्द को देखते हुए एक बूढ़े व्यक्ति की मानसिकता के साथ भी तीसरी पीढ़ी ने इस समय भी निराशा का भाव दिखाया। सरुतोबी सेंसी, आखिरकार आप बूढ़े हो गए हैं। ओरोचिमारू ने मरते हुए तीसरी पीढ़ी के नायकों को देखा। उसकी आंखों में एक अकथनीय रोशनी चमक रही थी। तीसरी पीढ़ी ने कुछ नहीं कहा। वह जमीन पर गिरे हुए 3 ताबूतों को देखता रहा। जब धूल छट गई तो जो सामने आया वह 3 परिचित आकृतियां थीं। पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी और फिर वह उस व्यक्ति की ओर देखता रहा जिसे अंततः बुलाया गया था। यह एक सुंदर युवक था जिसने काला प्रकाश कवच पहना हुआ था। प्रकाश कवच की पीठ पर उचिहा का पंखा खुदा हुआ था। तीसरी पीढ़ी ने युवक की शक्ल देखी और उसके दिल में कुछ बुरा सोचा। आश्चर्य की बात है, उसे बुलाने के लिए बाहर आया। युवक ताबूत से बाहर निकला और एक पल में उससे एक भयानक शक्ति निकली। जहां तक हिंदू समूह की बात है जो किनारे पर मछली पकड़ रहे थे, एक वृद्ध व्यक्ति ने भी उस व्यक्ति को पहचान लिया जिसे अंततः बुलाया गया था। ओरोचिमारू, उसने वास्तव में उस व्यक्ति को बाहर निकाला। मुखौटे के माध्यम से भी भयावह स्वर को छुपाया नहीं जा सका। वो व्यक्ति कौन है? कई युवा अंबू ने मन में पूछा। काफी देर के बाद आखिरकार वृद्ध अंबू बोला, उचिहा जियाओ। उचिहा जियाओ। कई अंबू ने अपने दिल और दिमाग को खोजा, लेकिन उनमें से किसी को भी उचिहा जियो का किरदार याद नहीं आया।
ये सामान्य है कि आप उसे नहीं जानते। इस शख्स के खास स्वभाव की वजह से गांव वालों को इसकी पहचान छिपानी पड़ी। इसलिए अब शोधकर्ताओं को छोड़कर गांव में बहुत कम लोग उचिहा जियो के बारे में जानते हैं। युवा अंबू ने विस्तार से बताओ मुद्रा बनाई और अंबू ने हल्के से आह भरी और फिर कहा, भूल जाओ, देर सवेर तुम्हें उसके बारे में पता चल ही जाएगा। जैसे जैसे बड़े अंबू की बातें धीरे धीरे सामने आई, उचिहा जियो की पहचान और कर्म धीरे धीरे सामने आए। उचिहा जियो सेनेगोकू काल के अंत का एक व्यक्ति उचिहा कबीले के इतिहास में सबसे मजबूत था। वह एक ऐसे व्यक्ति थे जो सेंजू हाशरामा और उचिहा मदारा से प्रतिस्पर्धा कर सकते थे। उस समय भी वह बहुत प्रसिद्ध थे। किवदंती में सबसे खतरनाक निंजा, यहाँ तक कि कोनोहा शिनोबी गांव की स्थापना भी उचिहा जियो की भागीदारी से अविभाज्य थी। यहाँ तक कि शिनोबी ग्राम प्रणाली की संकल्पना में भी उचिहा जियो ने बहुत योगदान दिया। इतने ताकतवर इंसान की मौत कैसे हुई? प्रश्न पूछा गया, लेकिन वरिष्ठ अंबू ने तुरंत उत्तर नहीं दिया। शांत वातावरण धीरे धीरे छट गया और सभी को वास्तव में मुखौटों के माध्यम से इस वरिष्ठ से एक भावना महसूस हुई, जो एक भावना थी जिसे डर कहा जाता था। इस समय वरिष्ठ अंबू ने बात की। उसने फर्स्ट काजेकेज, फर्स्ट रायकेज, फर्स्ट तसुचिकेज, फर्स्ट मिजुकेज और हजारों निंजा गठबंधन बलों को मार डाला। शोडाई और उचिहा मदारा को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाने के बाद थकावट से मरो कोर्ट। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, अंबू एक भयानक चुप्पी में डूब गया। विश्वास नहीं हो रहा, पूरी निंजा दुनिया के खिलाफ लड़ने के लिए अपनी खुद की शक्ति का उपयोग करें और यहाँ तक कि पौराणिक निंजा भगवान को भी गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाएं। ऐसा रिकॉर्ड किसी उपन्यास में भी नहीं लिखा होगा। हालांकि वे इसे खुलकर कहने की हिम्मत नहीं करते हैं, लेकिन कई युवा अंबू को गहरा संदेह है। बड़े अंबू ने यह दृश्य देखा और कुछ भी खंडन नहीं किया, लेकिन जारी रखा। जब मैंने पहली बार इसे सुना तो मुझे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन अब जब मैंने मिस्टर थर्ड जनरेशन के चेहरे पर भाव देखा, सभी ने अपना ध्यान घुमाया और देखा कि तीसरी पीढ़ी द्वारा दिखाई गई अभिव्यक्ति इतनी सतर्क और गंभीर थी जितनी पहले कभी नहीं थी। इस तरह का लुक मैंने थर्ड जनरेशन सामा शो तब नहीं देखा जब उनका निधन हुआ था या जब कोनोहा सबसे महत्वपूर्ण क्षण में थे। युद्ध के मैदान में अपनी आंखें वापस घुमाते हुए ओरोचिमारू एक भयावह मुस्कान के साथ कुछ कदम पीछे चला गया और 3 मृत लोग धीरे धीरे ताबूत से बाहर चले गए। बहुत दिनों से नहीं मिले बंदर। पहली पीढ़ी, जिसने लाल कवच पहना हुआ था, बोलने वाली पहली थी। दूसरी पीढ़ी ने तीसरी पीढ़ी के बूढ़े चेहरे को देखा और आहें भरने से खुद को नहीं रोक सकी। तुम भी बूढ़े हो रहे हो सरुतोंबी। मैं आप दोनों से मिलना चाहता था, लेकिन यह अफसोस की बात है। जैसे ही उसने ये कहा, सरुतोंबी ने ज्यादा दूर नहीं देखा। हाशरामा और टोबिरामा ने भी उनकी नजरों का पीछा किया और उनकी नजर तीसरे व्यक्ति पर पड़ी जिसे बुलाया गया था। मैंने उस आदमी को अपना सिर नीचे झुकाते हुए देखा। उसकी आंखों के बीच खून की एक झलक दिखाई दे रही थी और फिर उसमें से एक युवा आवाज निकली। सरुतोंबी परिवार से लड़के मास्टर जियो। उचिहा जियो के सुंदर चेहरे को देखकर तीसरी पीढ़ी मदद नहीं कर सकी, लेकिन यादों में डूब गई। एक बार जब मैं छोटा था, मैंने भी उचिहा जियो की गर्दन को देखा और गुप्त रूप से उसके लक्ष्य की ओर काम किया। उचिहा जियो ने तीसरी पीढ़ी को नजरअंदाज कर दिया। उसने अपना सिर उठाया और अपनी रक्तलाल आंखें हाशरामा भाइयों की ओर निर्देशित की। उसकी आंखों में मगाटामा तेजी से घूमने लगा। बहुत दिनों से नहीं मिले सेंजू परिवार के 2 भाई। फिलू की 18 वर्षगांठ का ब्रांड अपग्रेड पाठकों को वापस लौटाता है। 100 रिचार्ज करें और 500 वीआईपी अर्न प्राप्त करें। अभी जमा राशि प्राप्त करें। गतिविधि का समय द 10th of August से द 20th of August। अध्याय 3 ताकत का 5वां हिस्सा कितना भयानक है। कृपया मुझे फूल दें, कृपया मुझे एक रेव दें। ताबूत से बाहर आते ही जियो को पहली बार आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने अपनी उत्कृष्ट अंतर्ज्ञान और खुफिया जानकारी इकट्ठा करने की क्षमताओं पर भरोसा किया। 5 सेकंड के भीतर उसने स्थिति के बारे में सब कुछ अनुमान लगा लिया। सेंजू लड़के, अगर मुझे ठीक से याद है तो यह एक गुप्त तकनीक है जिसे तुमने विकसित किया है ना? जियाओ ने मजाक उड़ाते हुए कहा। उचिहा जियाओ, ये तुम हो? टोबिरामा बोला, उसकी आवाज सतर्कता से भरी थी। यदि यह अशुद्ध विष पुनर्जन्म के लिए नहीं होता जिसके कारण पुनर्जन्म लेने वाले व्यक्ति की कोई अभिव्यक्ति नहीं होती, तो मुझे डर है कि टोबिरामा अपनी अभिव्यक्ति पर नियंत्रण खो देता। यह उसकी गलती नहीं है कि उसने अपना आपा खो दिया। इस बात का उल्लेख करने की जरूरत नहीं है कि पूरा सेंजू कबीला सिर्फ जियो की वजह से उचिहा की छाया में रह रहा था। सेंजू हाशरामा की असामयिक मृत्यु भी जियो की गंभीर चोट से अविभाज्य थी। हालांकि हाशरामा बहुत विचारशील था और उसने जियो को नमस्ते कहा। बहुत दिनों से नहीं मिले मिस्टर जियो। जियो ने हाशरामा की ओर देखा, फिर धुएं से भरे कोनोहा की ओर देखा और कहा, ऐसा लगता है कि हम मिलकर कोनोहा को नष्ट करने में साथी बन जाएंगे। टोबिरामा जियो के व्यंग्य से बहुत नाखुश था और एक पल में कैदो ने कहा, यह बहुत असभ्य है, यह उचिहा है जिसका स्वभाव ठंडा है। जियो ने अपने जीवन में हमेशा उचिहा को बहुत महत्व दिया है। अब जब उसने टोबिरामा के रूढ़िवादी शब्द सुने तो वह तुरंत हत्यारा बन गया। जियो का शेरंगन लाल चमक उठा और एक जानलेवा आभा फैल गई। हाँ, मुझे सेंजू कबीले को मारने में कोई आपत्ति नहीं है। तनाव के इस क्षण में ओरोचिमारू चीजों को सुचारू करने के लिए बाहर आया। ठीक है, पुराने सज्जनों की यादें यहीं खत्म करते हैं। उसने आकर्षण से जुड़े 2 कुनाई निकाले और दूसरी पीढ़ी की जानलेवा आंखों की परवाह किए बिना उसने कुनाई को 2 सेंजू भाइयों के दिमाग में डाल दिया। अगले ही पल दोनों सेंजू भाइयों का नामो निशान मिटा दिया गया और उनकी आंखें लाशों की तरह बेजान हो गई। जियो ने इस दृश्य को देखा। उसकी आंखें अचानक तेज हो गई। जानलेवा इरादे ओरोचिमारू को तेज धार की तरह छेदने लगे। जियो की खतरनाक आभा को महसूस करते हुए थर्ड जनरेशन ने ओरोचिमारू से बात की। मृतकों के साथ खेलना आपके लिए पहले से ही एक बड़ी गलती है, फिर भी आप इतने खतरनाक व्यक्ति को क्यों बुलाएंगे? सरुतोबी सेंसी, तुम बहुत बुरे मूर्ख हो। यह युद्ध है, मुझे किसी को बुलाने के लिए तुम्हें तुम्हारी सहमति की आवश्यकता नहीं है ना? ओरोचिमारू ने अपनी जीभ से अपना चेहरा धोते हुए एक दुष्ट मुस्कान के साथ कहा। जियो ने ओरोचिमारू की ओर देखा, जो बुरी तरह मुस्कुराया। मुझे इस तरह मत देखो, उचिहा का नंबर 1 मास्टर। जियाओ का स्वर बहुत अलग था। तुम्हें इतनी कमजोर ताकत के साथ मुझे नियंत्रित करने का आत्मविश्वास कैसे है? अत्यंत अहंकारी स्वर ने ओरोचिमारू को क्रोधित नहीं किया। ओरोचिमारू ने शांति से कैदो को नाराज किया। स्वाभाविक रूप से अनगिनत अध्ययनों और प्रयोगों ने मुझे आत्मविश्वास दिया। ऐसा कहने के साथ उसने तावीज कुनाई उठाया और इसे जियो के मस्तिष्क में घुसा दिया। इस समय ओरोचिमारू को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि उसने पाया कि वह वास्तव में जियो को नियंत्रित कर सकता है, लेकिन नियंत्रण की डिग्री बहुत सीमित थी। इस समय जियो ने पलट कर देखा। उसकी आंखें बेहद स्पष्ट थीं और कहा, ऐसा लगता है कि जिस शोध और प्रयोग को आप उच्च सम्मान में रखते हैं वह इतना शक्तिशाली नहीं है। ओरोचिमारू का चेहरा बदसूरत हो गया। हालांकि वह जानता था कि जियो बहुत शक्तिशाली था, उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि वह इतना मजबूत था कि फर्स्ट होकेज को भी केवल उसके द्वारा नियंत्रित किया जा सकता था। लेकिन यह उचिहा जियाओ फिर भी आंशिक रूप से भागने में सफल रहा। हालांकि मैं तुम्हें चुप नहीं करा सकता, तुम्हें बस मेरी बात सुननी चाहिए। जैसे ही वह बोला, ओरोचिमारू के विचार हिल गए और जियो के शरीर पर सीधे ओरोचिमारू का नियंत्रण हो गया और इस कदम ने भी जियो को नाखुश कर दिया।
ओरोचिमारू ने जियो को कार्रवाई नहीं करने दी, लेकिन पहली पीढ़ी के दूसरे होकेज को तीसरी पीढ़ी से लड़ने के लिए आगे बढ़ने दिया। लड़ाई तेजी से शुरू होती है और अशुद्ध विश्व पुनर्जन्म की कमियां तुरंत स्पष्ट हो जाती हैं। अशुद्ध विश्व पुनर्जन्म की कमियों के कारण पहली पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी अपनी पूरी ताकत नहीं लगा सकती, इसलिए दो होकेज के हमले का सामना करते हुए तीसरी पीढ़ी अभी भी मुश्किल से विरोध कर सकती है। इस दृश्य को देखकर ओरोचिमारू बहुत मुस्कुराया, एक हाथ लहराया और कहा, चलो उचिहा कबीले का गौरव। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, जियो ने तुरंत कार्रवाई की। उसने बस अपने हाथों से 2 मोहरें बनाई। फायर स्टाइल ग्रेट फायरबॉल तकनीक। ये एक बुनियादी फायर स्टाइल निंजुत्सु है, लेकिन जियो के सक्रियन के साथ न केवल सिर्फ छोटी हो गई है, बल्कि शक्ति भी बहुत अधिक है। तुरंत एक विशाल आग का गोला बना और फिर उसने एक तेज गति वाली मिसाइल की तरह तीसरी पीढ़ी पर हमला कर दिया। यह कैसे संभव है? ये सिर्फ एक बुनियादी महान आग का गोला है, लेकिन इसका आकार और गति इतनी हो सकती है। बाहर अम्बू चौंक गया, ऐसे आग के गोले का सामना शायद वे भी न कर पाए। धधकती आग का गोला इतना शक्तिशाली था कि तीसरी पीढ़ी ने इसे नजरअंदाज करने की हिम्मत नहीं की और दोनों हाथों से तुरंत सील बना ली। जलशैली जल अवरोध। हालांकि तीसरी पीढ़ी भी पतली हवा से पानी बना सकती है, लेकिन यह अभी भी दूसरे होकेज के स्तर से बहुत दूर है। छोटा जल अवरोध एक मेंटिस की तरह था जो ग्रेट फायरबॉल की इस लहर के खिलाफ एक रथ के रूप में कार्य करने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही आग और पानी टकराए, गर्म भाप की एक धारा तुरंत वाष्पित हो गई। जैसे ही भाप खत्म हुई, तीसरी पीढ़ी उच्च तापमान से जले हुए कई गांवों के साथ उभरी। सरुतोमी सेंसी, मैं वास्तव में खेदजनक स्थिति में हूं, और ओरोचिमारू ने जियो की ताकत पर आश्चर्य करते हुए गर्व से कहा। पुनर्जीवन जुत्सु पुनर्जन्म वाले व्यक्ति की ताकत का केवल 5वां हिस्सा ही सामने ला सकता है। क्या आपको उम्मीद नहीं थी कि आप इसका भी विरोध नहीं कर सकते? बोलते समय ओरोचिमारू ने जानबूझकर अपनी आवाज कम नहीं की, और जब बाहर अनबू ने यह सुना तो वे चौंक गए। ये केवल 5वां हिस्सा है। यदि यह 100% है तो क्या होगा? ये सचमुच अकल्पनीय है। इस समय ओरोचिमारू की बातें सुनने के बाद जियो को गुप्त रूप से अपनी ताकत का एहसास हुआ। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो उसके शरीर पर बेड़ियां थीं, जिससे उसकी अधिकांश ताकत बंद हो गई थी। ये पता चला कि वह इस तकनीक से बंधा हुआ था। ये सोचते सोचते उसकी आंखों में शेरिंगन तेजी से घूमने लगा और उसके शरीर का चक्र उबलने लगा। लड़ाई अभी भी जारी थी। ओरोचिमारू को जियो के बारे में कुछ भी अजीब नहीं लगा, और वह अपने पूर्व गुरु को कुचले जाते हुए देखने का आनंद ले रहा था। ये देखकर कि जियो का निंजुत्सु कितना शक्तिशाली था, तीसरी पीढ़ी ताइजुत्सु के साथ जीतने की उम्मीद में तेजी से आगे बढ़ी। जियो फिर इधर उधर घूम गया और उसके शरीर पर कवच की प्लेटें एक दूसरे से टकरा गई, जिससे एक कर्कश ध्वनि निकली। उसने एक उड़ती हुई किक मारी और तीसरी पीढ़ी की छाती पर जा लगी। बूम! अभी दूसरी तीसरी पीढ़ी टूटी हुई डोर के साथ पतंग की तरह उड़ गई और फिर जमीन पर जोर से टकराई और हर जगह टाइलें उड़ गई। हालांकि जब धूल छट गई तो सभी ने स्पष्ट रूप से देखा कि यह सिर्फ एक मिट्टी की मूर्ति थी। कोई बुरी चाल नहीं है। जियो ने मुस्कुराहट दिखाई और उसकी लंबे समय से निष्क्रिय लड़ाई की भावना थोड़ी बढ़ गई। और कुछ दूरी पर तीसरी पीढ़ी की आकृति दिखाई दी। मैंने देखा कि वह तेजी से अपने हाथों से सील बना रहा था और उसके चेहरे पर पसीने की बड़ी बड़ी बूंदें ढकी हुई थीं। पृथ्वी शैली आशाजनक परिवर्तन। अगले ही पल जमीन पर लगी टाइलें ढहने लगी और पूरी छत भूकंप की तरह ऊपर नीचे होने लगी। लेकिन यह अभी खत्म नहीं हुआ था और तीसरी पीढ़ी के हाथों में मोहर अभी खत्म नहीं हुई थी। अर्थ स्टाइल ट्यूलन गन। पहले से ही टूटी हुई छत से मिट्टी की बंदूकें उभरी हुई थीं। इतने बड़े पैमाने पर भागने की तकनीक के साथ पहली पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी को सीधे कवर किया गया था, लेकिन जो अभी भी अपने उत्कृष्ट कौशल के साथ युद्ध के केंद्र में खड़ा था। युद्ध के मैदान के बाहर अम्बू जो युद्ध देख रहा था, सभी अवाक थे। वे आश्चर्यचकित थे कि तीसरी पीढ़ी ऐसी स्थिति में इतने बड़े पैमाने पर निंजुत्सु का उपयोग कर सकती है, और वे जियो की ताकत से भी भयभीत थे कि वह अभी भी इतने बड़े पैमाने के हमले से बच सकता है। इसी समय अम्बू के बगल में एक आकृति दिखाई दी। कौन? अम्बू सतर्क थे, लेकिन जब उन्होंने आने वाले व्यक्ति को देखा तो वे सभी सलाम करने लगे। भगवान डेंजो, मैंने एक अजीब आदमी को पट्टी बांधे हुए धीरे धीरे चलते हुए देखा। गांव को अभी भी बहुत अधिक जनशक्ति की आवश्यकता है, जाओ और मदद करो। लेकिन तीसरी पीढ़ी समा, क्या तुम्हें अब भी राहत नहीं मिली कि मैं यहाँ हूँ? हाँ। डेंजो का आदेश सुनने के बाद अम्बू के पास अपने विचार त्यागने और युद्ध के मैदान में भाग जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। डेंजो 4 पर्पल फ्लेम फॉर्मेशन के युद्ध क्षेत्र को देख रहा था। अजय काली आकृति को देखते हुए उसकी थोड़ी संकुचित आंखों से मशाल जैसी रोशनी दिखाई दे रही थी। वो आंखें। इस समय ओरोचिमारू बहुत गर्व महसूस कर रहा था, लेकिन अचानक अनायास एक बेहद बुरी भावना पैदा हो गई। क्या हुआ? उसने पाया कि जियो पर उसका नियंत्रण कुछ ढीला हो गया है। फिलुकी 18 वर्षगांठ का ब्रांड अपग्रेड पाठकों को वापस लौटाता है। 100 रिचार्ज करें और 500 वीआईपी अर्न प्राप्त करें। अभी जमा राशि प्राप्त करें। गतिविधि का समय द 10th अगस्त से द 20th अगस्त। अध्याय 4 स्तब्ध ओरोचिमारू। कृपया मुझे फूल दें। कृपया मुझे एक समीक्षा वोट दें। कृपया मुझे दें। ओरोचिमारू ने अभी भी अपनी आत्मविश्वासपूर्ण लेकिन घृणित मुस्कान बरकरार रखी, लेकिन पसीने की कुछ बड़ी बूंदों ने अभी भी उसकी आंतरिक शांति को प्रकट किया। आप बहुत बुरे दिखते हैं ओरोचिमारू, क्या आप चिंतित हैं? तीसरी पीढ़ी, जो पहले से ही थोड़ी कमजोर थी, ने खुद को कुछ आराम का समय देने के लिए ओरोचिमारू पर मौखिक रूप से हमला करने का अवसर लिया। ओरोचिमारू ने अपने माथे से पसीना पोंछा और मुस्कुराते हुए कहा, इन छोटी छोटी युक्तियों को बेकार मत करो शिक्षक। तीसरी पीढ़ी के छोटे छोटे विचारों को ओरोचिमारू ने तुरंत समझ लिया। ओरोचिमारू ने तीसरी पीढ़ी पर हमला करने के लिए पहली पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी को निर्देशित करना जारी रखा और फिर उचिहा जियो को एक बड़े हमले को एक तरफ रखने के लिए कहा। और उचिहा जियो उम्मीदों पर खरा उतरा। उसने एक हाथ जमीन पर दबाया और चिल्लाया, समनिंग तकनीक। ये देखकर ओरोचिमारू की आंखें चमक उठी। उपस्थित हर कोई थोड़ा उत्सुक था, सोच रहा था कि पूर्व नंबर 1 निंजा दुनिया का समनिंग मन क्या था। उचिहा जियो ने तिरस्कार की दृष्टि दिखाते हुए अपना सिर उठाया। बाहर आओ, 9 पूंछें कोड डॉट 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 कोड। ओरोचिमारू चुप था और बाहर डेंजो के चेहरे पर भी अजीब अभिव्यक्ति थी, न जाने वह क्या सोच रहा था। जियो जून, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 9 टेल्स पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। हालांकि इससे पहले कि ओरोचिमारू ने बोलना समाप्त किया, अगले ही पल बूम! तेज आवाज के साथ उचिहा जियो की जमीन पर समनिंग सरनी अचानक एक अजीब लाल रोशनी से चमक उठी और एक हिंसक चक्र एक पागल कुत्ते की तरह अपने पिंजरे से बाहर निकलना चाहता था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इस समय जादू टोना करने वाले ओरोचिमारू को भी पसीना आ रहा था। वह जानता था कि उचिहा जियो बहुत मजबूत था, लेकिन वह नहीं जानता था कि उचिहा जियो इतना मजबूत था कि सीधे 9 पूंछों को बुला सकता था। यदि 9 टेल्स वास्तव में सामने आने वाली है तो कोनोहा के पतन की क्या योजना है? बस भाग जाओ। दूसरी तरफ तीसरी पीढ़ी उचिहा जियो की तरफ क्या हो रहा था, इस पर ध्यान देते हुए हमले का विरोध कर रही थी। जब उन्होंने उचिहा जियो की 9 टेल्स समनिंग को बुलाने की प्रवृत्ति देखी तो वे खुद को तरोताजा महसूस करने से नहीं रोक सके। उन्होंने उचिहा जियो को 9 टेल्स को बुलाने की अनुमति नहीं दी।
12 साल पहले नाइन टेल्स के आक्रमण का दृश्य अभी भी उसकी आंखों के सामने था। चौथी पीढ़ी कुशिना विवा झील। क्षणभंगुर दृश्य की भांति अनगिनत चेहरे आपके सामने आ जाते हैं। यदि नाइन टेल्स पर एक और आक्रमण होता है तो कोनोहा की महान उपलब्धियों की आधी सदी उसके हाथ में आ जाएगी। वह ऐसा नहीं होने देगा। ऐसा सोचते सोचते तीसरी पीढ़ी में एक अबूझ शक्ति फूट पड़ी। समनिंग तकनीक सिमियन दानव। तीसरी पीढ़ी ने अपना हाथ पहली पीढ़ी की छाती पर रखा और समन तकनीक पहली पीढ़ी के शरीर पर दिखाई दी। बूम! अगले ही सेकंड फर्स्ट जनरेशन का फिगर फट गया और बाघ की खाल का सूट पहने एक मांसल बंदर ने फर्स्ट जनरेशन को फोड़ दिया। बंदर दानव को अभी अभी बुलाया गया था और इससे पहले कि वह जानता कि उसके आसपास क्या हो रहा था, उसने तीसरी पीढ़ी को चिल्लाते हुए सुना। रूई गोल्डन करगेल। वानर दानव भी बहुत आज्ञाकारी था और काले सोने से बनी छड़ी में बदल गया था। फिर छड़ी कई बार लुढ़की और तीसरी पीढ़ी के हाथों में आ गई। एक विचार के साथ तीसरी पीढ़ी के हाथ में छड़ी तुरंत कई गुना बड़ी हो गई और फिर उसने बिजली की गति से दूसरे होकेज को टक्कर मार दी। एक छड़ी के साथ दूसरी पीढ़ी भी उड़ने वाली कैटेकिन्स की गेंद में बदल गई। तीसरी पीढ़ी की जोरदार रणनीति का उद्देश्य पहली पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी के संक्षेपण का लाभ उठाकर उचिहा जियो को नाइन टेल्स को बुलाने से तुरंत रोकना था। दूसरी ओर ओरोचिमारू समनिंग सर्कल पर पागल लाल चक्र को देखकर वह भी समझ गया कि यदि उसने कार्रवाई नहीं की तो कोनोहा को ध्वस्त करने की उसकी योजना विफल हो जाएगी। उसने उचिहा जियाओ के शरीर को और अधिक नियंत्रित करने की कोशिश करते हुए अपने हाथों से एक सील बनाई। हालांकि तकनीक ने जो फीडबैक उन्हें दिया उसने उन्हें फिर से चौंका दिया। फिर से नियंत्रण से बाहर उसने पाया कि उचिहा जियो पर उसका नियंत्रण और भी कम हो गया है। उचिहा जियाओ, ये नाम आज उसके लिए बहुत सारे आश्चर्य लेकर आया। युद्ध के मैदान से बहुत दूर नारुतो अपने दोस्तों के साथ गारा का पीछा कर रहा था। अचानक उसके पेट में ऐंठन महसूस हुई जिससे वह लगभग बेहोश हो गया। नारुतो, क्या गलत है? छोटे साकुरा और सासुके तुरंत इकट्ठे हो गए। हालांकि नारुतो को उत्तर देना कठिन लगा। उसकी पूरी आत्मा आध्यात्मिक दुनिया में खिंच गई और उसने पाया कि वह फिर से परिचित शिव में आ गया है। हालांकि उन्होंने पाया कि आज का दिन अतीत से अलग था। अतीत में शिव बहुत शांत थे और विशाल लोमड़ी एक दार्शनिक की तरह होती थी जो या तो अपना मुंह नहीं खोलती थी या एक बार जब उसने अपना मुंह खोला तो वह नारुतो को सील खोलने के लिए लुभाती थी। और अब नारुतो ने जो देखा उससे उसे बहुत सदमा लगा। हकीकी लोमड़ी जो शांत रहती थी अब पिंजरे में लौट रही थी और जोर जोर से चिल्ला रही थी। नाइन टेल से एक हिंसक क्रोध फूट पड़ा और लाल चक्र हर जगह बिखर गया जैसे कि वह स्वतंत्र हो। इस बहरे और हिंसक शोर में नारुतो ने कुछ पात्रों को स्पष्ट रूप से सुना। जियो, आह, ये फिर से तुम हो। जियो, फिलू की 18 वर्षगांठ का ब्रांड अपग्रेड पाठकों को वापस लौटाता है। 100 रिचार्ज करें और 500 वीआईपी अर्न प्राप्त करें। अभी जमा राशि प्राप्त करें। गतिविधि का समय द 10th ऑफ अगस्त से द 20th ऑफ अगस्त। अध्याय 5 अपने आप को पुनः परिचित करें। मैं उचिहा जियाओ हूँ। कृपया मुझे फूल दें। कृपया मुझे कलेक्टियो दें। इस समय उचिहा जियो जो युद्ध के मैदान में था संदेह से भरा था। ये बदबूदार लोमड़ी सम्मेलन से बाहर क्यों नहीं आ सकती? क्या दशकों तक इसे न देखने के बाद यह विद्रोही हो गई है? ऐसा लगता है जैसे इसे बहुत कम पीटा गया था। उचिहा जियाओ के मुंह में बड़बड़ाहट सुनकर ओरोचिमारू को ठंडा पसीना आ गया। जब उचिहा जियाओ अभी भी भ्रमित था अचानक उसकी आंखें चमक उठी और उसकी आकृति तुरंत गायब हो गई। हुश! एक काली छड़ी एक मिसाइल की तरह थी जो सीधे उस स्थान की ओर जा रही थी जहां उचिहा जियो अभी थी। छड़ी जमीन में धंस गई और उस पर लगी सभी टाइलें टूट गई। जैसे ही उचिहा जियो चला गया सम्मेलन तकनीक बेकार हो गई और लाल दुष्चक्र एक पल में गायब हो गया। दूरी में नारुतो ने यह भी पाया कि उसके पेट में अब दर्द नहीं हो रहा है। वह इतना घबरा गया था कि उसने इतनी परवाह नहीं की और गारा का पीछा करना जारी रखा। छड़ी को सम्मेलन तकनीक में सटीक रूप से डाला गया था और शक्तिशाली बल ने इसे चकनाचूर भी कर दिया था। उचिहा जियाओ थोड़ा दुखी हुआ जब उसने देखा कि उसकी तकनीक बाधित हो गई है। जब वह तीसरी पीढ़ी को सबक सिखाने के लिए आगे बढ़ने ही वाला था तभी उसे अचानक एक बहुत ही परिचित एहसास महसूस हुआ। उसने तुरंत फॉर पर्पल फ्लेम फॉर्मेशन के बाहर देखा और पट्टियों से ढका हुआ एक आदमी वहां खड़ा देखा। उसे उस आदमी पर एक परिचित एहसास महसूस हुआ। यह उचिहा की भावना है। जनजाति नहीं, ऐसा नहीं है। उचिहा जियो ने अचानक डेंजो की ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया। उसने अपनी रक्त लाल आंखें खोली और 3 मगाटामा तेजी से घूम रहे थे और फिर एक जटिल ज्यामितीय पैटर्न बनाने के लिए एक साथ संगठित हुए। अचानक हुई इस हरकत से डेंजो घबरा गया। उसने जानबूझकर दूसरी ओर देखने से परहेज किया लेकिन डेंजो ने पाया कि वह इसे टाल नहीं सकता। ऐसा लगता है मानो मेरा समय चुरा लिया गया हो। वह बिना किसी सावधानी के भ्रम में फंस गया था और उसके पास इस अंगी को कास्ट करने का समय भी नहीं था। जल्द ही डेंजो उचिहा जियो के भ्रम में पड़ गया। इस समय ओरोचिमारू ने उचिहा जियो को सावधानी से देखा क्योंकि उसने पाया कि वह अब उचिहा जियो को नियंत्रित नहीं कर सकता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने जादू का इस्तेमाल आदेश देने के लिए कैसे किया। उचिहा जियो ने सुनने से इनकार कर दिया। उसके हाथ जाने को तैयार हैं। जैसे ही कोई परिवर्तन होता है वह तुरंत अशुद्ध विश्व पुनर्जन्म को जारी करने के लिए एक मुहर बना देगा। इस समय ओरोचिमारू ने 4 पर्पल फ्लेम फॉर्मेशन के बाहर खड़े एक व्यक्ति को भी खोजा। डेंजो, वह यहाँ क्यों है? ओरोचिमारू ने डेंजो की ओर देखा और इसी क्षण डेंजो ने अचानक अपनी दाहिनी आंख के चारों ओर बंदी पट्टी खोल दी और एक रक्त लाल मंगे की अचानक प्रकट हुई। प्रतिष्ठित स्वर्गीय देवता, क्या? ओरोचिमारू ने अंततः घबराया हुआ रूप दिखाया। उसने जल्दी से अपनी आंखें ढंकने की कोशिश की लेकिन उसे पता चला कि डेंजो उस पर नहीं बल्कि उसके बगल में उचिहा जियो पर भ्रम पैदा कर रहा था। क्यों? ये लड़का डेंजो जानता है कि कैसे? ओरोचिमारू जो विचार मंथन कर रहा था अचानक स्तब्ध रह गया और फिर अविश्वास से अपने बगल में उचिहा जियो की ओर देखा। मैंने उचिहा जियाओ को तिरस्कारपूर्ण मुस्कान देते हुए देखा। पुनः परिचय, मैं उचिहा जियो हूँ। जैसे ही उचिहा जियो ने आखिरी शब्द कहा ओरोचिमारू ने पाया कि उसने उचिहा जियो पर अपना आखिरी नियंत्रण खो दिया है। ... फूल, मूल्यांकन, वोट, पुरस्कार, मासिक टिकट आदि जैसे डेटा लेखक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि संभव हो तो मुझे आशा है कि आप इस पुस्तक में कुछ भेज सकते हैं। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। फिलू की 18 वर्षगांठ का ब्रांड अपग्रेड पाठकों को वापस लौटाता है। 100 रिचार्ज करें और 500 वीआईपी अर्न प्राप्त करें। अभी जमा राशि प्राप्त करें। गतिविधि का समय द 10th ऑफ अगस्त से द 20th ऑफ अगस्त। अध्याय 6 कितना भयानक दबाव है। वह वास्तव में सबसे खतरनाक निंजा है। कृपया मुझे फूल दीजिए। ओरोचिमारू का चेहरा भी बेहद बदसूरत था। उसने चतुर होने का दावा किया लेकिन उचिहा जियाओ ने उसे धोखा दिया। अपने जीवन पर पीछे मुड़कर देखे तो मुझे 2 बार अवसाद का सामना करना पड़ा, दोनों बार उचिहा जनजाति के कारण। इस दौरान डेंजो ने भी प्रतिक्रिया दी। उसे अपनी दाहिनी ओर लगभग अंधी आंख महसूस हुई और उसका हृदय अचानक आक्रोश से भर गया। यह आंख काफी समय से प्रयोग में आ रही है। मैं बस इसे एक महत्वपूर्ण क्षण में उपयोग करना चाहता था लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि इसका उपयोग खुद को अशुद्ध विश्व पुनर्जन्म की बाधाओं से मुक्त करने के लिए किया जाएगा।
यह मच्छरों पर तोप से हमला करने से अलग नहीं है। वह उचिहा जियो से स्पष्टीकरण मांगना चाहता था, लेकिन अपनी वर्तमान स्थिति में वह यहाँ बहुत अधिक समय तक नहीं रह सकता था, इसलिए उसे उचिहा जियो पर कड़ी नजर रखनी पड़ी और फिर निराशा में चला गया। जहाँ तक खुद उचिहा जियो का सवाल है, उसने इस बात की परवाह नहीं की कि उसने किसे धोखा दिया है। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और महसूस किया कि उसके शरीर की बेड़ियां धीरे धीरे खुल रही हैं। ठीक है, बहुत अच्छा। उचिहा जियाओ के शरीर पर एक दबाव फैल गया, मानो कोई पदार्थ बन गया हो, और उसके पैरों के नीचे का मलबा टूटने की आवाज कर रहा था, जैसे कि उसे किसी भारी वस्तु से कुचला जा रहा हो। यहाँ तक कि ओरोचिमारू, जो मौत से नहीं डरता था, ये दृश्य देखकर 2 कदम पीछे हटने से खुद को नहीं रोक सका। कितना भयानक दबाव है, वह वास्तव में सबसे खतरनाक निंजा है। हालांकि उसने उचिहा जियो पर नियंत्रण खो दिया, ओरोचिमारू को अपने दिल में ज्यादा निराशा महसूस नहीं हुई, बल्कि वह और अधिक उत्साहित हो गया। उचिहा जियाओ ने आज जो ताकत दिखाई, उसने उसे शेरिंगन के प्रति और भी अधिक आकर्षित कर दिया। सासुके-कुन, मैं तुम्हें ज्यादा देर तक इंतजार नहीं करवाऊंगा। तीसरी पीढ़ी, जो दूरी में पहली पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी के साथ लड़ रही थी, ने भी देखा कि उचिहा जियो के साथ कुछ गड़बड़ थी। वह महसूस कर सकता था कि यह उचिहा जियो मजबूत हो गया है। ओरोचिमारू, आप मास्टर जियो पर नियंत्रण नहीं खो देंगे, है ना? ओरोचिमारू ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने फिर भी उचिहा जियाओ को बुखार भरी आंखों से देखा, जैसे कि वह उत्तम चीनी मिट्टी के टुकड़े की प्रशंसा कर रहा हो। इस समय मैंने उचिहा जियो को कुछ कदम आगे बढ़ते देखा। उसकी आवाज़ एक घंटी की तरह थी, जो ये घोषणा कर रही थी कि उसने अपनी आज़ादी वापस पा ली है। टोबिरामा की तथाकथित निषिद्ध तकनीकों से अधिक कुछ नहीं है। उचिहा जियाओ की बातें सुनने के बाद तीसरी पीढ़ी का दिल भी उदास हो गया। निंजा दुनिया में, विशेषकर कोनोहा में, उचिहा जियो जैसे हत्यारे देवता के प्रकट होने के बजाय वह मरना पसंद करेगा। ओरोचिमारू, यह आपके द्वारा निषिद्ध तकनीक का दुरुपयोग करने और मृतकों के साथ खेलने का परिणाम है। क्या आप अब संतुष्ट हैं? तीसरी पीढ़ी ने दूर से ओरोचिमारू को चिल्लाया। ओरोचिमारू ने तीसरी पीढ़ी को देखा। उनकी अभिव्यक्ति दशकों की तरह आत्मविश्वास से भरी थी। चूंकि यह एक प्रयोग है, असफलताएं होंगी। मुझे कोई पछतावा नहीं है, शिक्षक। जैसे ही उसने ये कहा, उसने उचिहा जियाओ की ओर देखा। उसकी आंखों में पागलपन का संकेत झलक रहा था। सबसे पहले, श्री उचिहा जियो को मुक्त होने के लिए बधाई। श्री जियो की योजनाएं क्या हैं? क्या आप कोनोहा को नष्ट करने के लिए मेरे साथ काम करना चाहते हैं? ओरोचिमारू की बेशर्मी से उचिहा जियाओ भी थोड़ा अवाक रह गया। उन्हें ओरोचिमारू के प्रस्ताव में कोई दिलचस्पी नहीं थी। सहयोग करें। उचिहा जियो ने ओरोचिमारू की आत्मविश्वासपूर्ण अभिव्यक्ति को देखा और कुछ बार मुस्कुराने से खुद को नहीं रोक सकी। नौजवान, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम मेरे साथ सहयोग पर चर्चा करने के योग्य हो? इतना अहंकारी, इतना अहंकारी। लेकिन ओरोचिमारू क्रोधित नहीं था। वह जानता था कि यह उचिहा का चरित्र था। जब दूर से तीसरी पीढ़ी ने देखा कि उचिहा जियो वास्तव में नियंत्रण से बाहर हो गया है, तो उसने तुरंत हवा से उचिहा जियो को चिल्लाया, मास्टर जियो, यह हम जूनियरों के बीच की लड़ाई है। मुझे आशा है कि आप हस्तक्षेप नहीं करेंगे। हालांकि इससे पहले कि तीसरी पीढ़ी अपनी बात खत्म कर पाती, उचिहा जियाओ का चित्र अचानक गायब हो गया। अगली सांस में उसकी आकृति सीधे तीसरी पीढ़ी के सामने आ गई और अचानक मुट्ठी तीसरी पीढ़ी के चेहरे पर निर्देशित हो गई। शक्तिशाली पंच को महसूस करते हुए तीसरी पीढ़ी आश्वस्त है कि यह पंच सेंजू कबीले की अद्वितीय शक्ति से कम शक्तिशाली नहीं है। फिलू की 18 वर्षगांठ का ब्रांड अपग्रेड पाठकों को वापस लौटाता है। 100 रिचार्ज करें और 500 वीआईपी अर्न प्राप्त करें। अभी जमा राशि प्राप्त करें। गतिविधि का समय द 10th अगस्त से द 20th अगस्त। अध्याय 7, मंगे की शेरिंगन की गुप्त तकनीक सुसानु। कृपया इसे एकत्र करें। कृपया फ्लो भेजें। एक अनुभवी निंजा के रूप में तीसरी पीढ़ी ने उचिहा जियो के अचानक हमले के लिए पहले से ही तैयारी कर ली थी। उन्होंने पहले ही वानर राक्षस को काफी देर तक इंतजार करने के लिए कहा था। निश्चित रूप से उचिहा जियाओ ने मुक्का मारा और बंदरदानों तुरंत ढाल के रूप में काम करने के लिए उड़ गया और मुक्का खाया। टकराना, तेज आवाज के साथ तीसरी पीढ़ी पीछे की ओर उड़ गई, लेकिन वानर दानव के बचाव में वह गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ। जैसे ही तीसरी पीढ़ी जमीन पर गिरने वाली थी, गोल्डन कुडल अचानक बढ़ा और तीसरी पीढ़ी को सहारा देते हुए जमीन से टकराया। तीसरी पीढ़ी ने हवा में उड़ने के लिए बल और छड़ी के सहारे का लाभ उठाया। उसके हाथ में मौजूद रुई गोल्डन कुचेल भी एक विशाल आकार में बदल गया, जो किसी महल के पत्थर के खंभों जितना बड़ा था। इस छड़ी को कम नहीं आंकना चाहिए। यदि यह अशुद्ध विश्व पुनर्जन्म के बाद अमरता के लिए नहीं होता, तो उचिहा जियो इस तरह के झटके का विरोध करने की हिम्मत नहीं करता। तीसरी पीढ़ी, जो मझधार में है, ने भी जवाबी उपाय सोच लिया है। रुई गोल्डन कुडल द्वारा उचिहा जियाओ के शरीर को तोड़ने के बाद, इससे पहले कि उसका शरीर संघनित होने लगे, वह उसे हमेशा के लिए सील करने के लिए कॉपर सील का उपयोग कर सकता है। भविष्य में कोई परेशानी नहीं। हालांकि तीसरी पीढ़ी के सभी तंत्रों के बावजूद उचिहा जियो को उम्मीद नहीं थी कि उचिहा जियो अपने शरीर के साथ इस कदम का विरोध नहीं करना चाहेगी। हालांकि विरोध करने में कोई नुकसान नहीं होगा। उचिहा जियो ने दिनचर्या के अनुसार नहीं खेला और उसकी आंखों में एक अजीब लाल रोशनी दिखाई दी। मांगे की शेरिंगन गुप्त तकनीक सुसानु। बूम, एक विशाल लाल बांह का कंकाल अचानक प्रकट हुआ। उसके बाद एक शरीर का कंकाल, एक खोपड़ी और लाल रोशनी वाला एक पूरा कंकाल प्रकट हुआ। यही तो है। इस दृश्य को देखकर थर्ड जनरेशन के दिल की धूल भरी यादें खुलने लगी। सुसानु, उन्होंने दशकों से इस गुप्त तकनीक को नहीं देखा है। तीसरी पीढ़ी को याद आया कि आखिरी बार जब उसने इतना विशालकाय राक्षस देखा था, तो वह गांव के बाहर पहली पीढ़ी और मदारा के बीच लड़ाई थी। वह चौंकाने वाली लड़ाई कोनोहा के अनगिनत बुजुर्गों के लिए एक गहरी याद थी। तीसरी पीढ़ी की स्मृति में सुसेनो का चित्र भी गहराई से अंकित है। धमाके, सुनहरी छड़ी लाल फ्रेम पर जोर से लगी। हिंसक प्रभाव के कारण आसपास का स्थान थोड़ा विकृत हो गया और तेज हवा के दबाव से विस्फोट हो गया। कोई कल्पना कर सकता है कि इस प्रहार का प्रभाव कितना जबरदस्त था। हालांकि रक्तलाल कंकाल कई बार जोर जोर से हिला और फिर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। यह काम नहीं करता। तीसरी पीढ़ी बहुत बदसूरत दिखती थी। अभी का झटका वानर राक्षस का पूरा झटका था। यदि इसे उचिहा जियाओ के सुसानु का कोई पता नहीं चल सका, उचिहा जियाओ को वश में करना और भी कठिन होगा। इस समय जो निंजा गांव में लड़ रहे थे, वे युद्ध के मैदान के केंद्र में सुसानु की ओर आकर्षित हुए बिना नहीं रह सके। ये रक्तलाल 100 मीटर का विशालकाय अचानक प्रकट हुआ। कोनोहा के लोगों का उल्लेख नहीं किया गया, यहाँ तक कि आक्रमणकारी सैन्य शिनोबी भी कई लोग मदद नहीं कर सके, लेकिन कुनाई को अपने हाथों में रख लिया। उसके बिना ये बहुत अपमानजनक होगा। कुनाई के साथ हर कोई इतना अच्छा कर रहा है, तो आप गुंडम क्यों चला रहे हैं? यह आखिर ये क्या है? कोनोहा शिनोबी, जिसने अभी अभी युद्ध समाप्त किया था, ने अजीब लाल विशालकाय को देखा और एक के बाद एक प्रश्न पूछे। ये सचमुच अजीब था। उन्होंने इस तरह की तकनीक के बारे में कभी नहीं सुना था। यह सुसानु है। आसपास के लोगों के अतार्किक उद्गारों के बीच से एक आवाज फूटी। सभी ने नजर दौड़ाई और देखा कि यह गांव का कुलीन जोनिन हाता के काकाशी था। यह एक निंजुत्सु है जिसे शेरिंगन केवल एक निश्चित स्तर तक पहुंचने के बाद ही उपयोग कर सकता है। यह अत्यंत शक्तिशाली है और इसे ईश्वर की शक्ति कहा जाता है। शेरिंगन, लेकिन क्या उचिहा कबीला नहीं है?
काकाशी ने सावधानी से कहा, कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये कौन है, मैं केवल इतना जानता हूँ कि अगर सुसानु गांव में दिखाई देता रहा तो मास्टर होकेज खतरे में पड़ जाएंगे। लड़के, मेरे साथ आओ, बाकी टीम युद्ध के मैदान को जल्दी से साफ कर देगी और हमारा समर्थन करने के लिए जितनी जल्दी हो सके वापस आ जाएगी। काकाशी एक संभ्रांत जोनिन है, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से उपस्थित निंजाओं को आदेश देने के लिए योग्य है। निंजाओं ने आदेश का पालन किया और तुरंत तितर-बितर हो गए। काकाशी ने माइक गाई को लिया और सुसानु की ओर भागा। लड़के, मुझे डर है कि इस समय मुझे तुम्हारी जरूरत है। इस समय काकाशी को यह भी पता चला कि गाई ने पहले ही वजन कम कर लिया था। उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति का संकेत दिखाया, अंगूठा ऊपर किया और कहा, इसे मुझे दे दो। फिलू की 18 वर्षगांठ का ब्रांड अपग्रेड पाठकों को वापस लौटाता है। 100 रिचार्ज करें और 500 वीआईपी अर्न प्राप्त करें। अभी जमा राशि प्राप्त करें। गतिविधि का समय द 10th of August से द 20th of August। अध्याय 1। क्या ये पर्याप्त नहीं है? होकेज वास्तव में हर पीढ़ी से हीन है। कृपया मुझे फूल दीजिए। तीसरी पीढ़ी मलबे के एक टुकड़े पर पड़ी थी। उसके आसपास की हर चीज मलबे में तब्दील हो चुकी थी। वह हौंफ रहा था। कोई भी युद्ध की क्रूरता की कल्पना कर सकता है। क्या ये पर्याप्त नहीं है? होकेज वास्तव में हर पीढ़ी से कमतर है। उचिहा जियो एक ऊंचे स्थान पर खड़ा था, शर्मिंदा तीसरी पीढ़ी को देख रहा था। ये देखकर कि तीसरी पीढ़ी में अब बबरने की ताकत नहीं रही, उचिहा जियाओ, जिसमें मूल रूप से थोड़ी लड़ने की भावना थी, ने रुचि खो दी। उसने अपने हाथों से मुहरें बनाई और बड़बड़ाया, तो फिर मुझे लड़ाई तेज करने दो। सुसानु दूसरा रूप। उचिहा जियाओ की आंखें लाल हो गई और अगले ही सेकंड में सुसानु, जिसके पास मूल रूप से केवल एक कंकाल था, जीवन में आता हुआ प्रतीत हुआ। कंकाल शिरोबिंदु और मां से ढका हुआ था। लाल चक्र ने सुसानु को एक कोट की तरह लपेट लिया और यहाँ तक कि सुसानु का कद भी काफी बढ़ गया। सुजैन की शक्ति और उत्पीड़न को और अधिक बढ़ता हुआ महसूस करते हुए ओरोचिमारू अपनी लार निगलने से खुद को नहीं रोक सका। इस समय शेरिंगन के प्रति उनकी इच्छा पहले से अधिक थी। हालांकि ओरोचिमारू अभी भी तर्कसंगत था। ये देखकर कि सुजैन अधिक शक्तिशाली हो गई है, वह जानता था कि यदि उसने 4 पर्पल फ्लेम फॉर्मेशन को नहीं हटाया तो सुजैन का हमला शायद उस पर प्रभाव डालेगा। उसने एक इशारा किया और जब 4 ध्वनि निंजा ने इसे देखा तो उन्होंने एक साथ मुहरें बनाई। आग की ऊंची दीवार एक पल में नष्ट हो गई और वह खुद भागने के लिए तैयार था। इस समय काकाशी और माइक गाई बचाव के लिए आए। दोनों थर्ड जनरेशन के सामने खड़े हो गए और उचिहा जियो के सामने खड़े हो गए। उचिहा, ये कौन है? हो सकता है कि गाई अपने एनसी के व्यक्तित्व में बहुत अच्छी तरह फिट बैठता हो। उसने उचिहा जियो की ओर देखा और पूछा। काकाशी ने स्पष्ट रूप से उचिहा जियो की पहचान ली और बहुत भारी आवाज में कहा, उचिहा जियाओ के पास सबसे खतरनाक निंजा का खिताब है और उसकी ताकत शोडाई से भी आगे निकल सकती है। यहाँ तक कि बहुत घबराया हुआ माइक गाई भी इस पल में आश्चर्यचकित लग रहा था, लेकिन जल्द ही उसकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। इस मामले में हम उसे बहुत अहंकारी नहीं होने दे सकते। छठा द्वार खोलो, जिंगमेन। चक्र में तेज वृद्धि के साथ हरित ऊर्जा का विस्फोट हुआ और त्वचा अत्यधिक लाल हो गई। तीसरी पीढ़ी ने माइक गाई को छठा गेट खोलते हुए देखा और कमजोर स्वर में कहा, गाई, जो कर सकते हो करो। हुश, हवा का एक गोला फट गया और गाई की आकृति अचानक गायब हो गई। इस समय उचिहा जियो ने सोचा और उसे तेजी से एक ताकत आती हुई महसूस हुई। असाधारण गति को महसूस करते हुए उसने व्यंग्य किया। ऐसा ही हुआ कि वह यह भी परखना चाहता था कि उसकी ताकत का 5वां हिस्सा सुसेनो के पास अभी भी कितनी रक्षा क्षमता है। बूम, ये बहुत जोरदार मुक्का था, लेकिन उसकी सुजाना को कोई नुकसान नहीं हुआ। उचिहा जियाओ ने हिलना डुलना जारी नहीं रखा। वह देखना चाहता था कि क्या ये शत्रु उसकी रक्षा में सेंध लगा सकता है। जल्द ही दुश्मन ने अपना मूसलाधार हमला शुरू कर दिया। मोड़ की ओर माइक गाई की मुठियों ने तेजी से हमला किया, जिससे हवा में तीव्र घर्षण हुआ और यहाँ तक कि आग की लपटें भी पैदा हुई। आग की लिपटों में लिपटी अनगिनत मुठियां सुजाना पर लगीं। जैसे जैसे समय बीतता गया, उचिहा जियाओ को पता चला कि उसकी सुजाना के पास स्वीकार्य बचाव है। इतने गहन हमले के बाद भी वह सुरक्षित बने रहे। लड़के ने अपनी मुठियां लहराई और भयभीत हो गया। ये किस प्रकार का बचाव था? इससे पहले कि गाई कुछ कर पाता, उचिहा जियाओ बोला, लड़ाई खत्म हो गई है, अब मेरी बारी है। बूम, अपनी मुट्ठी उठाते हुए सुजाना मदद नहीं कर सकी, लेकिन एक लंबी तलवार उठाई और उस पर जोर से वार किया। एक पल में जो मूल रूप से छत पर लड़ाई थी, अब उचिहा जियाओ की तलवार ने सीधे पूरी इमारत को जमीन पर गिरा दिया। चारों ओर अनगिनत मलबा और धूल बिखरी हुई थी और गाय की आकृति फिर से गायब हो गई। इस समय बाद की छवियों की एक श्रृंखला सामने आई और समय समय पर उन्होंने सुसान को बड़ी ताकत और गति से मुक्का मारा, लेकिन दुर्भाग्य से उन्होंने सुसान को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। बाहरी लोगों के लिए गाय की गति एक बाद की छवि की तरह है, लेकिन उचिहा जियाओ के शेयरिंगन में गाय के निशान स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। फिलू की 18 वर्षगांठ का ब्रांड अपग्रेड पाठकों को वापस लौटाता है। 100 रिचार्ज करें और 500 वीआईपी अर्न प्राप्त करें। अभी जमा राशि प्राप्त करें। गतिविधि का समय द 10th of August से द 20th of August। अध्याय 9। क्या मैंने तुम्हें जाने दिया? कृपया मुझे फूल दें। कृपया मुझे एक समीक्षा वोट दें। कृपया मुझे एक दें। बुरी गति नहीं है, लेकिन गति चाहे कितनी भी अच्छी क्यों न हो, वह उचिहा की नजरों से बच नहीं सकती। ये कहते हुए सुजैन जल्दी से तीसरे रूप में बदल गई और उसके हाथ में मौजूद लंबी तलवार भी विशेष हथियार ओनिकिरी में बदल गई। स्लैश से रूपांतरित तलवार की ऊर्जा आगे की ओर उड़ गई। हो सकता है कि गाय मुश्किल से इस प्रहार से बच पाया हो, लेकिन वह केवल घातक प्रहार से बच पाया और तलवार की बची हुई ऊर्जा अभी भी गाय के शरीर को खरोंच रही थी। खून की एक रेखा हवा में उड़ गई। गाय ने अपने पेट पर लगे बड़े घाव को पकड़ लिया और पीछे हट गया। वह मन ही मन बहुत भयभीत हो गया। यदि वह धीमा होता तो वह उचिहा जियाओ की तलवार से मारी गई आत्मा में बदल गया होता। ऐसा लगता है कि सिर्फ छठा गेट खोलना ही काफी नहीं है। गाय ने आगे क्या करना है, इसके बारे में सोचते हुए अपने घाव को ढक लिया। जहां तक उचिहा जियाओ का सवाल है, हालांकि उसने अपने प्रतिद्वंद्वी को एक तलवार से गंभीर रूप से घायल कर दिया था, लेकिन उसे अपने दिल में खुशी महसूस नहीं हुई, क्योंकि वह जानता था कि अगर यह उसका उत्कर्ष का दिन था तो उसने जो तलवार मारी थी वह सीधे दुश्मन को मार सकती थी। लेकिन अब अशुद्ध विश्व पुनर्जन्म ने उसकी ताकत का केवल 5वां हिस्सा ही जगाया है, जिससे लड़ते समय वह बहुत दुखी हो जाता है। उसकी ताकत को रोकने वाली बेड़ियां अभी भी मौजूद हैं। इसी समय उसके मन में एक विचार कौन था? पूंछ वाला जानवर। यह सही है, यदि आपके पास पूंछ वाले जानवर की मदद है तो आपकी लड़ाई इतनी कठिन नहीं होगी। और संयोग से मुझे पास में वन टेल की आभा का भी एहसास हुआ। हालांकि मुझे नहीं पता कि सबसे अधिक चक्र वाली 9 पूंछें कहाँ हैं, लेकिन अगर मैं एक पूंछ पकड़ सकता हूं तो इससे काम चला सकता हूं। यदि आप इसके बारे में सोचते हैं तो बस इसे करें। अपने सामने धुआं देखकर उचिहा जियो को अचानक ऊब महसूस हुई और उसने जल्दी से अपने हाथों से मुहरें बनाई। पृथ्वी शैली पृथ्वी क्लोन तकनीक। जैसे ही सील पूरी हुई, कई पत्थर अचानक जमीन से बाहर निकल आए और ये पत्थर उचिहा जियो की शक्ल में बदल गए।
अर्थ क्लोन तकनीक, प्रत्येक को धलाई कार की ताकत का 10वां हिस्सा विरासत में मिल सकता है और इस बार 3 क्लोन हैं जो कोनोहा के लोगों के लिए एक बर्तन पीने के लिए पर्याप्त है। जब उचिहा जियो पूंछ वाले जानवर का शिकार करने की तैयारी कर रहा था तो उसे ओरोचिमारू मिला जो चुपचाप भागने वाला था। ये देखकर कि लड़ाई कितनी भीषण थी, ओरोचिमारू को भी पता था कि अगर वह नहीं गया और कोनोहा की बड़ी सेना के आने का इंतजार नहीं किया तो यह और भी अधिक परेशानी भरा होगा। वह भागने ही वाला था कि उसके कानों में एक आवाज पड़ी, क्या मैंने तुम्हें जाने दिया? उचिहा जियाओ ने ओरोचिमारू की ओर घूर कर देखा। अगले ही पल सुजाना ने अपनी तलवार उठाई और ओरोचिमारू पर लाल प्रहार किया। ओरोचिमारू ने अभी अभी इस स्लैश की ताकत देखी, लेकिन उसने नहीं सोचा कि वह इस तलवार का विरोध कर सकता है। ए यूरो ओ समनिंग तकनीक ट्रिपल रशोमोन। ए यूरो बूम। 3 विशाल लोहे के दरवाजे जमीन से उठे हुए थे। लोहे के दरवाजों पर भी बुरी आत्माओं की आकृतियां उकेरी गई थी, जिससे दरवाजा बुरी आत्माओं से भरा हुआ दिखता था। हालांकि इसका कोई फायदा नहीं हुआ। सुसानु ने एक ही पल में 3 विशाल दरवाजों को उड़ाकर राख कर दिया। हाँ, भयानक शक्ति। ओरोचिमारू के माथे से ठंडे पसीने की एक बूंद फूट पड़ी और उसके हाथ सील बदलकर जमीन की ओर पटक गए। धमाके। जैसे ही सफेद धुआं उठा, एक विशाल बैंगनी अजगर अचानक प्रकट हो गया। ओरोचिमारू वांस्नेक प्रकट होने के बाद एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और फिर उसने सुसानु विशाल कटाना को देखा जो उसकी आंखों में घबराहट के संकेत के साथ असीमित रूप से आ रहा था। ओरोचिमारू, ये है। सांप की तेज धार सुनाई दी, लेकिन उसने अभी तक अपने शब्द खत्म नहीं किए थे। ओरोचिमारू अचानक वांशी के मुंह में घुस गया, जिससे वांशी को सवाल करने का कोई मौका नहीं मिला और वांशी को वर्तमान स्थिति को समझने का समय नहीं मिला। बूम। सुसानु की विशाल समुराई तलवार ने 10,000 सांपों के पहाड़ जैसे शरीर पर वार किया। तुम लड़के, लानत है। ओरोचिमारू, सांपों के पहाड़ जैसा शरीर धीरे धीरे बिखर गया और पूरे दर्शकों में गुस्से भरी दहाड़ गूंज उठी। शक्तिशाली तलवार सीधे वांस्नेक के शरीर पर लगी, जो आग की लिपटों से घिरी हुई प्रतीत हो रही थी। तेज उच्च तापमान के कारण वांस्नेक की त्वचा जल्दी सूखने और जलने लगी। बूम। अगले ही पल वांशी पर एक चौंकाने वाला विस्फोट दिखाई दिया। एक पल में खून और मांस हर जगह उड़ गया और उसका मांस और खून आसपास के युद्ध के मैदान में फैल गया। आखिरकार मक्की का समाधान हो गया। चारों ओर देखते हुए उचिहा जियाओ ने नहीं सोचा कि ओरोचिमारू अभी भी इस स्थिति में जीवित हो सकता है। ये देखते हुए कि तीसरी पीढ़ी और अन्य को उनके ही क्लोनों द्वारा घसीटा जा रहा था और उन्हें परेशान करने वाला कोई नहीं था, ये पूंछ वाले जानवरों का शिकार करने का एक अच्छा समय था। इसी समय टूटे हुए मलबे के ढेर में एक अजीब सी हलचल हुई। उचिहा जियाओ ने करीब से देखा और देखा कि मलबे से एक पीला हाथ निकल रहा है। तभी बुरी मुस्कान वाला पीला आदमी फिर से प्रकट हुआ। हाँ, हम फिर मिलेंगे। उचिहा जियाओ। शर्मिंदा ओरोचिमारू को देखते हुए उचिहा जियो मदद नहीं कर सकी, लेकिन उसने कहा, शायद मेरे लिए तुम्हें कॉकरोच कहना अधिक उचित होगा। फिलुकी 18 वर्षगांठ का ब्रांड अपग्रेड पाठकों को वापस लौटाता है। 100 रिचार्ज करें और 500 वीआईपी अर्न प्राप्त करें। अभी जमा राशि प्राप्त करें। गतिविधि का समय द 10th अगस्त से द 20th अगस्त। अध्याय 10। ओरोचिमारू मर चुका है। कृपया मुझे फूल दें। कृपया मुझे एक समीक्षा वोट दें। कृपया दें। जैसा कि कहा जाता है, आपको जड़ों से छुटकारा पाना होगा। यदि आप कॉकरोचों को पूरी तरह से नहीं मारेंगे तो वाइस एडमिरल आपको अपने शेष जीवन में अक्सर कॉकरोच दिखाई देंगे। इसलिए हालांकि कॉकरोच कोई खतरा पैदा नहीं करते, लेकिन कॉकरोच जैसे जीव नजरों से दूर रहने चाहिए। इस समय उचिहा जियाओ का निर्णय फिलहाल पूंछ वाले जानवर का शिकार करने में जल्दबाजी नहीं करना है, बल्कि ओरोचिमारू कॉकरोच को पूरी तरह से मारना है। चौथा रूप। उचिहा जियाओ के शरीर में चक्र तेजी से सक्रिय हो गया। जल्द ही सुसानु की आकृति लंबी हो गई और उसके निचले शरीर और पैरों को मूल दूसरे रूप के आधार पर बनाया गया। उसी समय आकार भी काफी बढ़ गया और उचिहा जियो भी सुसानु के सिर पर खड़ा हो गया। साथ ही व्यापक रेंज वाला कौशल सुसानु की तलवार भी इसी क्षण जागृत हुआ। दूर से तीसरी पीढ़ी ने सुसानु को देखा जो लंबी और लंबी थी और उसका दिल असीम झिझक से भर गया। उचिहा जियाओ, तुम किस तरह के अस्तित्व हो? इस समय ओरोचिमारू एक घातक झटके के साथ विस्फोट करने वाला लग रहा था। उसने अचानक अपना मुंह पूरा खोला और उसमें से एक प्राणी निकला जिसका सिर मानव था और शरीर सांप का था। अगले ही पल जीव अचानक आकार में बड़ा हो गया और फिर एक विशाल सफेद सांप में बदल गया। यह अभी खत्म नहीं हुआ था। जैसे ही बड़ा सांप जोर से हिलाया, धीरे धीरे बड़े सांप के शरीर से 7 सिर अलग हो गए। अंत में यह एक विशाल यमतानो ओरोची में बदल गया। इस दृश्य को देखकर यहाँ तक कि उचिहा जियो, जो दुनिया के प्रति उदासीन था, इस समय ठंड महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। कितनी घृणित तकनीक है। यामातानो ओरोची बहुत बड़ा है, लगभग एक पूंछ वाले जानवर की तरह। उचिहा जियो इस दृश्य से डरी नहीं थी। क्या मजाक है, लाओजी ने उस समय जिन पूंछ वाले जानवरों का शिकार किया था उनमें से कौन सा जानवर इस यामातानो ओरोची से अधिक शक्तिशाली नहीं था? उचिहा जियाओ ने बिना एक शब्द कहे हमला शुरू कर दिया। उसने तुरंत अपने हाथों से मुहरें बनाई और उसके मुंह से एक तूफान निकला। पवन शैली महान सफलता। फिर मुंह से आग की लिपटों का एक और गोला निर्बाध रूप से बहने लगा। अग्नि शैली बुझाने वाली आग। हवा आग का लाभ उठाती है और आग हवा की सहायता करती है। एक आग और एक हवा का संयुक्त निंजुत्सु बड़ी शक्ति के साथ फूट पड़ा। आग की जीभें, जिन्होंने अपने नुकीले दांत और पंजे खोले, तेजी से यामातानो ओरोची के शरीर के चारों ओर लिप गई। तेज जलन के कारण यामातानो ओरोची तेजी से मुड़ गई। चौथे रूप में सुसानु के लचीलेपन में काफी सुधार किया गया है। इस अवसर का लाभ उठाते हुए उचिहा जियो ने सुसानु को आगे बढ़ने के लिए नियंत्रित किया और एक हाथ से सांप का सिर उठा लिया। ओनिकिरी में लाल रोशनी चमकी और एक सांप का सिर जमीन पर गिर गया। सांप का विशाल सिर धूल के बादल के साथ जमीन पर गिर गया। यामातानो ओरोची दर्द में थी और उसका शरीर कांप रहा था और पागलों की तरह मुड़ गया था। कई सांपों के सिर भी जवाबी हमला करना चाहते थे, अपनी रक्त प्लेटें खोलकर और अपने बड़े मुंह से सुजाना को काटना चाहते थे। हालांकि इस रूप में सुजन ने पहले ही करासु टेंगु का कवच पहन लिया था और कुछ काटने से कोई खतरा नहीं होगा। सुजाना को नियंत्रित करते हुए ओनिकिरी ने कुछ तलवारों से हमला किया और थोड़ी देर बाद यामातानो ओरोची घायल हो गई। ये देखते हुए कि लड़ाई लगभग समाप्त हो गई थी, उचिहा जियो ने सील बनाना जारी रखा। साथ ही उसके द्वारा नियंत्रित सुसान ने भी उसका अनुसरण किया। आह्वान तकनीक ज्वाला स्तंभ भगवान। एक पल में आग की एक विशाल जीव जमीन से निकली और सीधे विशाल यामातानो ओरोची को घेर लिया। प्रचंड आग की लिपटों ने यामातानो ओरोची को जला दिया और जलने की तेज आवाज अंतहीन थी। तीसरी पीढ़ी और अन्य जो अभी भी लड़ रहे थे, भयभीत महसूस कर रहे थे। उचिहा जियो ने थोड़ी देर तक जलते हुए सांप को उदासीनता से देखा और फिर पूंछ वाले जानवर का शिकार करने के लिए घूम गया। इसी समय जलते हुए सांप की आवाज आई, जियो, मैं वापस आऊंगा। उचिहा जियाओ ने आश्चर्य से आग के गोले को देखा और फिर तुरंत संवेदी निंजुत्सु को सक्रिय कर दिया, लेकिन उसे फिर से ओरोचिमारू का कोई निशान नहीं मिला। मृत्यु से पहले मृत्यु शब्द। उचिहा जियाओ को इसकी ज्यादा परवाह नहीं थी। उसके लिए ओरोचिमारू को मारना लगभग एक साधारण निंजा को मारने के समान था। अगर वह पुनर्जीवित भी हुआ तो यह तलवार के 2 और वार से ज्यादा कुछ नहीं था। दूसरी ओर तीसरी पीढ़ी के कई लोग अभी भी अपने क्लोनों से लड़ रहे हैं।
क्या ओरोचिमारू मर नहीं गया है? अशुद्ध विश्व पुनर्जन्म को अभी तक हटाया नहीं गया है? काकाशी ने पहली पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी को देखा जो अभी भी लड़ रही थी और आश्चर्यचकित होने से खुद को नहीं रोक सकी। नहीं, ओरोचिमारू शायद मर चुका है। धलाईकार की मृत्यु से अशुद्ध विश्व पुनर्जन्म गायब नहीं होगा। तीसरी पीढ़ी को किनारे पर समझाया गया। इस समय दूसरी पीढ़ी अचानक सामने आ गई, जिसने सभी का ध्यान आकर्षित किया। दूसरी पीढ़ी ने अचानक कार्रवाई की, अपने हाथों से एक सील बनाई और पानी का एक गोला हवा में इकट्ठा हो गया। जलशैली जल ड्रैगन बम तकनीक। अच्छा नहीं, पानी के गोले का आकार बदलता है, धीरे धीरे पानी के ड्रैगन का रूप बनता है। तीसरी पीढ़ी और अन्य लोगों की गंभीर अभिव्यक्तियां हैं। दूसरी पीढ़ी का वाटर स्टाइल पूरी दुनिया में मशहूर है। यदि इतनी मात्रा में पानी गिरता है तो सावधानी न बरतने पर आंतरिक अंग आसानी से कुचल जाएंगे। पृथ्वी शैली दीवार। तीसरी पीढ़ी और काकाशी ने चक्र के साथ मिलकर संयुक्त पृथ्वी शैली का प्रदर्शन किया। बूम! जमीन से एक मोटी मिट्टी की दीवार उठी। मिट्टी की दीवार को देखकर तीसरी पीढ़ी और अन्य लोगों को सुरक्षा की भावना महसूस हुई, लेकिन दूसरी पीढ़ी द्वारा छोड़े गए विशाल जलबल को देखकर वे अभी भी थोड़ा भयभीत थे। तीसरी पीढ़ी ने गुप्त रूप से चक्र का बहुत तेजी से उपयोग करने के लिए खुद को दोषी ठहराया, अन्यथा पृथ्वी की दीवार की सुरक्षा अधिक होती। जल्द ही पानी के ड्रैगन ने हमला करना शुरू कर दिया और वह अजेय गति से नीचे की ओर दौड़ पड़ा। जैसे ही तीसरी पीढ़ी और अन्य लोग इंतजार कर रहे थे, एक अजीब दृश्य हुआ। जल ड्रैगन की दिशा अचानक बदल गई और यह उचिहा जियो के क्रोन से टकरा गया। ऐसा प्रतीत होता है कि क्रोन को इस स्थिति की उम्मीद नहीं थी और वह बिना किसी सावधानी के जल ड्रैगन की चपेट में आ गया। क्रोन वापस मिट्टी के दिले में बदल गया और जल ड्रैगन के प्रभाव में मिट्टी के एक पोखर में बदल गया। कोड? ये दृश्य देखकर थर्ड जनरेशन और अन्य लोग हैरान रह गए। इस समय तीसरी पीढ़ी ने पाया कि दूसरी पीढ़ी की आंखें फिर से साफ लग रही थीं। जैसे ही थर्ड जनरेशन ने कुछ पूछना चाहा, तभी उसके कानों में हवा का एक झोंका आया। मैं लापरवाह हूँ। मैंने उचिहा जियाओ के एक और क्रोन को मुझे मुक्का मारते देखा। एक लंबी लड़ाई के बाद तीसरी पीढ़ी अब शारीरिक और मानसिक रूप से थक गई थी और उसकी लड़ने की चेतना सुस्त हो गई थी। उसे इस मौके के आने का कोई पूर्वाभास नहीं था। इस समय परिवर्तन फिर से हुआ और तरफ से एक आवाज आई। लकड़ी शैली लकड़ी ड्रैगन तकनीक। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, एक शक्तिशाली लकड़ी का अजगर अचानक जमीन से प्रकट हुआ। इस लकड़ी के ड्रैगन ने सीधे उचिहा जियो के शरीर को बांध दिया, उसे जोर से लपेटा और मलबे के ढेर में बदलकर जमीन पर गिर गया। तीसरी पीढ़ी और अन्य लोग बहुत आश्चर्यचकित हुए। उन्हें समझ नहीं आया कि दो होकेज कमीने अचानक पाला कैसे बदल सकते हैं। यह ठीक है, बंदर। पहली पीढ़ी ने अपने सीने से लगा लिया और तीसरी पीढ़ी को देखकर मुस्कुराए। यह ठीक है, आप गंदगी के नियंत्रण से कैसे मुक्त हो गए? तीसरी पीढ़ी यह देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुई कि पहली पीढ़ी वास्तव में बोल सकती है। यही कारण होना चाहिए कि युवक की मृत्यु हो गई। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे शरीर का आत्मिक संयम समाप्त हो गया है। फर्स्ट जनरेशन ने जले हुए सफेद सांपों की लाशों के ढेर को देखा और कहा। हालांकि उसे आश्चर्य हुआ, लेकिन अंदर से उसे राहत भी मिली। इन दोनों लोगों ने उसे बहुत कष्ट दिया था। इस समय तीसरी पीढ़ी थोड़ा स्तब्ध थी। लड़ाई अभी जारी रही। अब जब वे स्वतंत्र थे तो अंततः उन्हें एहसास हुआ कि ओरोचिमारू मर चुका था। तीसरी पीढ़ी की आंखों में उदासी की झलक दिखी और फिर उसने अपना सिर हिलाया और कहा, अब सर्वोच्च प्राथमिकता उचिहा जियो से निपटना है। हम उसे अब निंजा दुनिया के लिए परेशानी पैदा नहीं करने दे सकते। वास्तव में तीसरी पीढ़ी पहले ही उचिहा जियाओ के आगमन से निराश हो गई थी, लेकिन अब जब उसने पहली पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी को भी नियंत्रण से मुक्त होते और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ते देखा तो उसके दिल में आशा की एक किरण जगी। मुझे बस वनटेल की आभा महसूस हुई और ऐसा लग रहा था कि जियो भी वहां दौड़ रहा है। फर्स्ट जनरेशन ने उसकी ठुड्डी को छूते हुए और याद करते हुए कहा। तीसरी पीढ़ी ने एक पल के लिए सोचा और महसूस किया कि नारुतो की रक्षा करना अब उन्हें करने की जरूरत है और फिर काकाशी से पूछा, एक पूंछ। काकाशी, अब नारुतो कहाँ है? उसकी सुरक्षा अब सर्वोच्च प्राथमिकता है। कोड! कोड! काकाशी के माथे पर ठंडा पसीना दिखाई दिया। ठीक है, अहम। नारुतो को मेरे द्वारा वनटेल का पीछा करने के लिए भेजा गया था। तीसरी पीढ़ी फिलुकी 18 वर्षगांठ का ब्रांड अपग्रेड पाठकों को वापस लौटाता है। 100 रिचार्ज करें और 500 वीआईपी अर्न प्राप्त करें। अभी जमा राशि प्राप्त करें। गतिविधि का समय द 10th of August से द 20th of August। अध्याय 11। भागो, जाओ जिरैया को ढूंढो। कृपया मुझे फूल दें। कृपया मुझे एक समीक्षा वोट दें। कृपया दें। तीसरी पीढ़ी ने आह भरी। ऐसा लगता है कि यह भाग्य है। उचिहा जियो और हमें अंततः परिणाम मिलेगा। काकाशी ने भी अपराधबोध से अपना सिर नीचे कर लिया और कुछ नहीं कहा। इस नीरस माहौल में फर्स्ट जनरेशन की बुलंद आवाज सामने आई। आपकी शारीरिक कुशलताएं बहुत अद्भुत हैं। आपने उनका अभ्यास कैसे किया? मैंने फर्स्ट जनरेशन को गाय की मांसपेशियों को बहुत कुशलता से थपथपाते हुए देखा। उसके चेहरे पर एक गर्म मुस्कान थी। गाय ने अंगूठा ऊपर उठाया और अपनी हस्ताक्षरित अभिव्यक्ति दिखाई। ये भावुक युवाओं का अवतार है। बहुत सुंदर। पहली पीढ़ी की आंखें सोने से चमक उठी। शोदाय, यह अभी भी वैसा ही है। तीसरी पीढ़ी ने पहली पीढ़ी के मासूम मुस्कुराते चेहरे को देखा, जैसे कि वे अपने युवा दिनों के बारे में सोच रहे हों और हंसने के अलावा कुछ नहीं कर सके। ठीक है भाई, हमें उस आदमी जियो से जल्दी निपटना होगा। दूसरी पीढ़ी ने सीधे पहली पीढ़ी के कंधों को पकड़ लिया और उसे खींच लिया। इस दृश्य ने तीसरी पीढ़ी को भी शर्मसार कर दिया। अपने छोटे भाई के सामने पहली पीढ़ी के पास निंजा देवता के रूप में कोई महिमा नहीं थी। दूसरी ओर टीम नारुतो ने गारा और अन्य को पकड़ लिया है। इस समय गारा पूरी तरह से होश खो बैठी है। वनटेल शुकाकू ने गारा को पूरी तरह से नियंत्रित कर लिया है और पुनर्जीवित कर दिया है। विशाल वनटेल शुकाकू और लुप्तप्राय छोटे सिकुरा को देखकर और रेत का बंधन उसे मारने वाला था, नारुतो शांत हो गया। आह्वान तकनीक। धमाके। सफेद धुएं का गुबार फूटा और शुकाकू ने पाया कि उसकी रेत की बाधाएं टूट गई थीं। उसने उस स्थान की ओर देखा जहां से सफेद धुआं उठ रहा था और उसके ही आकार का एक मेढक दिखाई दिया। ये लड़का। कुछ ही दूरी पर सासुके ने गामाबुंटा के सिर के ऊपर खड़े होकर नारुतो को एकटक देखा। उसका दिल जटिल भावनाओं से भर गया। वह खुश था कि नारुतो में इतनी ताकत थी, लेकिन उसे शर्म भी थी कि वह नारुतो जितना अच्छा नहीं था। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि सासुके अपनी कमजोर ताकत को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। ऐसा सोचकर उसने फिर से अपनी गर्दन पर लगे सांप के निशान को छुआ और उसके दिमाग में फिर से सांप जैसा दिखने वाला आदमी प्रकट हो गया। मजबूत बनो, मैं मजबूत बनना चाहता हूँ। ऐसा सोचकर उसने फिर से अपनी गर्दन पर लगे सांप के निशान को छुआ और उसके दिमाग में फिर से सांप जैसा दिखने वाला आदमी प्रकट हो गया। मजबूत बनो, मैं मजबूत बनना चाहता हूँ। युद्ध के मैदान में थोड़ी देर के दबाव और बहस के बाद गामाबुंटा अंततः नारुतो की मदद करने के लिए तैयार हो गया और दो विशाल जीव जल्द ही जंगल में लड़ने लगे। खाली गोला बारूद का अभ्यास करें। शुकाकू का पेट पहले फूला और फिर उसने मुंह खोला और थूक दिया। हवा में हलचल हुई, जिससे एक गोलाकार लहर पैदा हुई और एक संपीड़ित उच्च गति वाला गुब्बारा तेज गति से बाहर निकला।
लड़के कसकर पकड़ो। गामाबुंटा ने नारुतो को कसकर पकड़ने का संकेत दिया और फिर उसने ऊंची छलांग लगाई और खाली मिसाइल को चकमा दे दिया। पीछे जंगल में हवाई बम फटा, दर्जनों पेड़ तुरंत ढह गए जिससे पक्षी भाग गए। हालांकि शिकाकू को खाली बमबारी का अभ्यास करने के लिए अधिक ठंडे समय की आवश्यकता नहीं थी। उसने हवा में गामाबुंटा पर निशाना साधा और अपना मुंह खोलना जारी रखा। हुश 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 तोप के गोलों की तरह खाली बम बवंडर द्वारा ले जाए गए और गामाबुंटा से टकराए। गामाबुंटा काया भी नहीं है, उसके पास इससे निपटने का एक तरीका भी है। वह अपने हाथों से एक मुहर बनाता है और फिर अपना मुंह खोलता है। वाटर स्टाइल टाइप ऑफ जेड। पहाड़ियों जितनी बड़ी पानी की तोपों ने मिसाइलों की तरह इलाके को ढक दिया। बूम, दो शक्तिशाली हमले टकराए और पानी की बौछारों में बदल गई जो पूरे आकाश में फैल गई। जब बारिश हुई तो ऐसा लगा जैसे हल्की बारिश हो रही हो। ये देखते हुए कि उसका आक्रमण बहुत प्रभावी नहीं था, शिकाकू ने ठंडी सांस ली और बंटा ने हमले का पीछा किया और शिकाकू से ज्यादा दूर नहीं उतरा। अभी लाभ उठाएं। गामाबुंटा की आंखें चमक उठी और उसके मुंह के कोने पर लगे पाइप से सफेद धुआं निकलने लगा। अगला दूसरा टॉर्च छोटी तलवार। गामाबुंटा एक बात की छवि में बदल गया। पाइप में बचा हुआ धुआं हवा में उड़ गया। चमकदार चांदी की तलवार की रोशनी पूर्णिमा में बदल गई और केवल एक कठोर ध्वनि सुनाई दी। शिकाकू की एक भुजा नीचे गिर गई। दहाड़। शिकाकू ने एक तीखी चीख निकाली। हालांकि उसका हाथ अभी भी पुनर्जीवित किया जा सकता था, लेकिन वह किसी अज्ञात मेंढक द्वारा अपना हाथ काटे जाने को सहन नहीं कर सका। यदि यह मामला पूंछ वाले जानवर मंडली तक फैल गया, नाइनटेल्स और अन्य लोग जोर से हंसेंगे। दूसरी तरफ गामाबुंटा भी इस बात से बहुत खुश नहीं था। ये शिकाकू की ताकत पर आहें भर रहा था। अपनी ही तलवार के एक वार से छोटी तलवार उसके हाथ से उड़ गई। क्रोधित शिकाकू ने अपना मुंह पूरा खोला और एक के बाद एक खाली गोलियां चला दी जैसे कि वह आजाद हो गया हो। धमाके, टकराना टकराना धमाका। ये नजारा देख गामाबुंटा भी रह गए हैरान। इस राक्षस के पास बहुत अधिक चक्र है। 2 बार हिट होने के बाद गामाबुंटा को बाएं और दाएं चकमा देना पड़ा। उसने सोचा कि वह इतनी शक्तिशाली खाली गोली के कुछ प्रहारों का विरोध नहीं कर सकता। आक्रामकता की लहर समाप्त हो गई। बंटा जोर जोर से सांस ले रहा था और उसका शरीर भारी हो रहा था। नहीं, अगर तुम इसी तरह आगे बढ़ते रहे तो तुम जलकर मर जाओगे। जैसे ही वह जवाबी उपायों के बारे में सोच रहा था, अचानक उसके शरीर में एक गहरी ठंडक दौड़ गई। ये बहुत सूक्ष्म अनुभूति थी। बस इसी क्षण में वेंटाई के पैर तनावग्रस्त हो गए और किसी भी समय भागने के लिए तैयार हो गए। विपरीत दिशा में शिकाकू के साथ भी यही हुआ। खाली गोली को वह वापस निकल गया। यह इतना अहंकारी था कि इसमें भय का एक दुर्लभ रूप दिखाई देता था। नहीं, यह वह नहीं हो सकता। उसे मरे हुए कई साल हो गए। इसी समय दोनों जानवरों को पता चला कि एक व्यक्ति दूर से उड़कर आ रहा है। उस व्यक्ति की पोशाक बहुत ही अजीब या रेट्रो थी। उसके पूरे शरीर को काले हल्के कवच से ढका हुआ था और उसके लंबे लहराते बालों के नीचे एक सुंदर चेहरा था। इस समय गामाबुंटा की भावना और अधिक तीव्र हो गई। ये संकट की प्रबल भावना थी, एक ऐसी भावना जिसे उसने अपने जन्म के बाद से दशकों तक महसूस नहीं किया था। अगले ही पल गामाबुंटा ने उसके सिर को छुआ और नारुतो और गामाकिची को उसके हाथों में दे दिया। बॉस टॉड, क्या हुआ? नारुतो ने पूछा। मैंने गामाबुंटा को अपनी पूरी ताकत से नारुतो और अन्य लोगों को बाहर फेंकते देखा और फिर चिल्लाया, तुम लोग भागो और जिराया को ढूंढो। नारुतो और टोर्जी हवा में उड़ रहे थे, फिर भी बहुत भ्रमित थे। नारुतो को यह भी आश्चर्य हुआ कि क्या टॉड बॉस को लगा कि वह उसे नहीं हरा सकता और भागने की तैयारी कर रहा है। हालांकि अगले ही पल उनके सामने एक ऐसा दृश्य आया जिसे वे कभी नहीं भूलेंगे। मैंने उस आदमी को गामाबुंटा के सामने उड़ते हुए देखा। गामाबुंटा को ऐसा लगा जैसे वह किसी दुर्जय शत्रु का सामना कर रहा हो। चूंकि छोटी तलवार उसके हाथ से उड़ गई, इसलिए उसे अपने सामने खाली हाथ रखना पड़ा। गामाबुंटा का सामना करते हुए आदमी के हाथ खाली थे। उसने अपना दाहिना हाथ ऊंचा उठाया और अपने हाथ को हथेली के आकार में मोड़ लिया, मानो वह तलवार बना रहा हो। गामाबुंटा ने कुछ भ्रम के साथ उस व्यक्ति के हास्यास्पद व्यवहार को देखा। क्या ऐसा हो सकता है कि वह मेरे शरीर को अपनी हथेली से काटना चाहता हो? हालांकि इसने बहुत ज्यादा सोचा। एक पल में उसने देखा कि उस आदमी की सामान्य मानव बांह अचानक एक बड़ी लाल हड्डी से ढक गई थी। हड्डियां धीरे धीरे हाथ की हड्डियों तक फैल गईं। हाथ की हड्डियों में एक प्राचीन तलवार थी और वह मनुष्य की तरह ही हरकत करती थी। एक काटने की गति। गामाबुंटा की सांसें तेज थी, उसके पैर सुन्न थे और वह हिल नहीं पा रहा था और उसकी धुंधली आंखों से सुजाना के शरीर पर अजीब लाल रोशनी झलक रही थी। बूढ़ा आदमी, बूढ़ी औरत, जिरिया, अलविदा। गामाबुंटा ने अपनी आंखें बंद कर ली। बाह, तेज ब्लेड ने टोट की चिकनी त्वचा को खरोंच दिया और ठंडा खून रक्त रेखा या खून के बुलबुले के पूल में बदल गया, जिससे नीचे का हरा जंगल लाल हो गया। बूम, गामाबुंटा का विशाल शरीर जमीन से टकराया। जमीन ढह गई और आसपास के पेड़ एक के बाद एक गिर गए। जल्द ही गामाबुंटा की सांसें रुक गई, उसकी पुतलियां नष्ट हो गई, घाव से खून बहता रहा और उसकी दोनों जाले मांसपेशियों की सजगता के कारण फड़फड़ाती रही, जैसे कि वह अभी भी जीवित हो। नारुतो और गामाकिची जमीन पर गिर गए, लेकिन उनमें से किसी को भी दर्द महसूस नहीं हुआ और उन्होंने सुन्न आंखों से गामाबुंटा को गायब होते देखा। फिलुकी 18 वर्षगांठ का ब्रांड अपग्रेड पाठकों को वापस लौटाता है। 100 रिचार्ज करें और 500 वीआईपी अर्न प्राप्त करें। अभी जमा राशि प्राप्त करें। गतिविधि का समय 10 अगस्त से 20 अगस्त। अध्याय 12। शिकाकू, क्या तुम्हें अभी मेरी याद आती है? कृपया मुझे फूल दें, कृपया मुझे समीक्षा वोट दें। यह आदमी कौन है? टेमारी कुछ ही दूर एक पेड़ से युद्ध के मैदान में सब कुछ देख रही थी। जब उसने देखा कि शिकाकू से लड़ने वाले मेंढक को तलवार से काट दिया गया तो उसके दिल में असीम भय महसूस हुआ। हालांकि काकुरो कुछ नहीं बोला, लेकिन उसके कांपते हाथों ने सब कुछ बता दिया। दोनों ने एक दूसरे को बेईमानी से देखा और उस आदमी ने तुरंत ध्यान दिया। उसने अपना सिर घुमाया, उसकी चमकदार लाल आंखें सामने आ गई। लिखो, शेरिंगन, क्या पूरे उचिहा कबीले का वध नहीं किया गया है? उन दोनों ने इस बारे में सोचा कि क्या यह उचिहा इटाची हो सकता है, लेकिन यह बुद्धिमत्ता से मेल नहीं खाता था। उस व्यक्ति ने दोनों टेमारिस को नजरअंदाज कर दिया। अब उनकी पहली प्राथमिकता शिकाकू को हराना था। ससुके ने गामाबुंटा का पतन भी देखा। हालांकि वह आदमी बहुत शक्तिशाली था, फिर भी वह नारुतो की सुरक्षा के बारे में अधिक चिंतित था और फिर तेजी से उस स्थान की ओर भागा जहां नारुतो गिरा था। लेकिन सासुके को अभी भी अपने दिल में अपनेपन का एहसास महसूस हो रहा था। उस आदमी की पोशाक कबीले की एक किंवदंती के अनुरूप लग रही थी। मुझे आशा है कि यह एक भ्रम है। अगर यह सच है तो पूरी निंजा दुनिया अराजकता में पड़ जाएगी। उचिहा जियो ने सुजाना के हाथ को नियंत्रित किया और उसे हिलाया, जिससे गामाबुंटा का खून ओनिकिरी से गिर गया। यदि आप उचिहा जियो से पूछना चाहते हैं कि वह इस समय कैसा महसूस करता है, तो इसका मतलब यह है कि उसकी कोई भावना नहीं है। बस सड़क के किनारे पड़े कूड़े को लात मारो। क्या कोई तुमसे पूछेगा कि तुम क्या सोचते हो? ये देखकर कि कष्टप्रद चीजें दूर हो गई, उचिहा जियो ने वनटेल शिकाकू की ओर देखा, जो वहां काम रहा था।
शुकाकू बहुत दिनों से नहीं मिला। शुकाकू को मूल रूप से कुछ भ्रम थे। शायद यह आदमी बिल्कुल उसके जैसा दिखता था। मृतकों के पुनरुत्थान की तुलना में समानता अधिक विश्वसनीय थी। हालांकि जब उचिहा जियो ने अपनी सुजाना का उपयोग किया तो शुकाकू का आखिरी भ्रम टूट गया। आप पहले ही मर चुके हैं, आप मानव दुनिया में वापस क्यों आना चाहते हैं? शुकाकू ने साहस किया और जोर से चिल्लाया। उचिहा जियाओ मुस्कुराए और अपना सिर हिलाया। मैंने आपको दशकों से नहीं देखा है। ऐसा लगता है जैसे आपके पास निपटने के लिए बहुत कुछ है। शुकाकू की पुतलियां सिकुड़ गई। उचिहा जियाओ सही था। कुछ दशक पहले शुकाकू ने कभी उससे इस तरह बात करने की हिम्मत नहीं की होगी। अगले ही सेकंड उचिहा जियाओ की आकृति अचानक गायब हो गई और फिर शुकाकू के बगल में दिखाई दी। चूंकि आप मुझे भूल गए हैं तो आइए मैं आपको मुझ पर हावी होने की भयावहता को याद करने में मदद करूं। जैसे ही वह बोल रहा था उसने सुसान को प्रसिद्ध तलवार ओनिकिरी उठाने और उसे एक ऊंचे स्थान से तेजी से नीचे झुकाने के लिए नियंत्रित किया। बूम! तलवार का ब्लेड गिर गया। तलवार इतनी शक्तिशाली थी। तलवार के एक वार से जमीन में सैकड़ों मीटर तक दरार पड़ गई। विशाल ओनिकिरी हिंसक रूप से टकराई और पृथ्वी से रगड़ गई, जिससे विशाल तलवार के निशान के भीतर झुलसाने वाली लपटें उठने लगी। दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे कोई उग्र सांप धरती को जलाता हुआ यहाँ चल रहा है। उफ, ये खाली है। उचिहा जियाओ आश्चर्यचकित दिखे। इस समय शुकाकू को अत्यधिक पसीना आ रहा था और उसका शरीर थोड़ा कांप भी रहा था, सिर्फ इसलिए कि तलवार उसके शरीर के पास से गुजर गई थी। और उनका मानना था कि उचिहा जियो ऐसी तलवार से एक से अधिक वार कर सकता है। अब मुझे याद है। उचिहा जियो ने एक दयालु मुस्कान दिखाई और शुकाकू की ओर देखा। 5 सेकंड बाद शुकाकू ने अपना सिर नीचे किया और कहा, मुझे याद है मिस्टर जियो। जब दोनों तेमारी ने यह दृश्य देखा तो वे स्तब्ध और अवाक रह गए। सुनगाकुरे में शुकाकू एक रणनीतिक हथियार था। आमतौर पर जब तक गांव में उसकी जरा सी भी सांस चलती पूरा गांव अलर्ट हो जाता। लेकिन इस उचिहा आदिवासी के सामने उसने बिल्ली जैसा व्यवहार किया। उन दोनों को तुरंत महसूस हुआ कि उनका विश्व दृष्टिकोण ध्वस्त हो गया है। फिलू की 18 वर्षगांठ का ब्रांड अपग्रेड पाठकों को वापस लौटाता है। 100 रिचार्ज करें और 500 वीआईपी अर्न प्राप्त करें। अभी जमा राशि प्राप्त करें। गतिविधि का समय द 10th of August से द 20th of August। अध्याय 13 उचिहा जियाओ। उचिहा कबीले के जन्म के बाद से सबसे मजबूत व्यक्ति। कृपया मुझे फ्लोरिडा दें। शुकाकू को इतना जानकार देखकर उचिहा जियाओ ने खेलना बंद कर दिया। तो फिर शुकाकू, मैं तुम्हें आज़ादी देता हूँ। ऐसा कहने के साथ उचिहा जियाओ जिंचुरी की गारा में आया। इस समय गारा अभी भी तकनीक में थी, सो रही थी और जागने में असमर्थ थी। उचिहा जियाओ ने अपने हाथ से गारा के पेट को छुआ और देखा कि तुरंत गारा के पेट पर एक सीलिंग तकनीक दिखाई दी। हम एक अनाड़ी सील चक्र उसके हाथ में इकट्ठा हो गया और अगले ही पल गारा के पेट पर मौजूद अक्षर अस्त व्यस्त और बिखरने लगे। जैसे जैसे सील ढीली होती जाती है शुकाकू की शक्ति धीरे धीरे अपने चरम पर लौट आती है। शुकाकू ने महसूस किया कि शक्ति धीरे धीरे उसके शरीर में भर रही है और उसने आकाश की ओर देखा और दहाड़ लगाई। वापस सब कुछ वापस आ गया है। इसकी आवाज बेहद तेज और रूह कंपा देने वाली थी और जितने भी जानवर इसके थोड़े करीब थे वे सभी इस आवाज के विस्फोट से मर गए। दूसरी ओर नारुतो जमीन पर लौट रहा था। टॉड की मृत्यु ने नारुतो को प्रभावित किया, एक ऐसा व्यक्ति जिसे मृत्यु की गहरी समझ नहीं थी। आह नारुतो, शांत हो जाओ, ससुके ने बगल से उत्सुकता से कहा, लेकिन अचानक नारुतो लुढ़क रहा था और उसके शरीर की सील ढीली होती दिख रही थी। 9 टेल्स, मैं तुम्हारे जानवर से बाद में निपटूंगा। उचिहा जियाओ ने उजुमा नारुतो पर नजर डाली। वह उसके शरीर में दुष्ट और विशाल नौपुंज चक्र को महसूस कर सकता था और सील ढीली लग रही थी। उसने नारुतो को 9 टेल्स की शक्ति का विस्फोट करने देने की योजना बनाई। 9 टेल्स नारुतो की जितनी अधिक शक्ति का उपयोग किया जाएगा, सील को तोड़ना उतना ही आसान होगा। इस समय नारुतो के 9 पुंज चक्र बड़ी मात्रा में भागने लगे। जल्द ही लाल चक्र नारुतो के पूरे शरीर पर फैल गया और एक पुंज चक्र कोट दिखाई दिया। नारुतो का झुका हुआ सिर अचानक उठा और उसने घृणा भरी आंखों से उचिहा जियो की ओर देखा। नारुतो, शांत हो जाओ, तुम इस आदमी को नहीं हरा सकते। सासुके ने नारुतो के शरीर को गले लगाया और उसके कान में चिल्लाया। कौन है ये? जो दुर्लभ था वह यह था कि नारुतो का दिमाग अभी भी बहुत साफ था और वह नफरत से चकाचौंध नहीं था। सासुके ने निगल लिया, उचिहा जियाओ की आकृति को देखा और कहा, उसका नाम उचिहा जियाओ है। उचिहा कबीले के जन्म के बाद से वह सबसे मजबूत व्यक्ति है। वह व्यक्ति है जो फर्स्ट होकेज को हरा सकता है। हालांकि गांव हमेशा उचिहा जियो के बारे में बहुत गुप्त रहा है। उचिहा कबीले के मजबूत चरित्र के कारण उचिहा जियो का नाम अक्सर कबीले में उल्लेखित होता है। कई बुजुर्गों ने तो छोटों को उपदेश देते हुए कहा कि उन्हें भविष्य में उचिहा जियाओ जैसा मजबूत बनना चाहिए। उचिहा कबीले में उचिहा जियो की स्थिति फर्स्ट होकेज से कम नहीं है। तो क्या आपने क्या कहा? जब ससुके ने नारुतो की बातें सुनी तो वह चौंक गया। मैंने कहा, तो क्या? मैं केवल इतना जानता हूं कि उसने टॉड बॉस को मार डाला और अब वह गारा को मारना चाहता है। मैं इन चीजों को होने नहीं दे सकता। नारुतो चिल्लाया और फिर उसके शरीर पर चक्र सघन हो गया और चक्रकोट भी 2 पूंछों में आगे बढ़ गया। इतना कहने के बाद उसने सासुके की रुकावट को दूर धकेल दिया और उसका पूरा शरीर तोप के गोले की तरह उचिहा जियो पर लगा। उचिहा जियो ने अपना सिर घुमाया और उसे स्वाभाविक रूप से नारुतो की हमलावर आभा महसूस हुई। उसने नारुतो को शांति से उड़ते हुए देखा। उसके शरीर पर चक्र सक्रिय होने लगा और जल्द ही सुसानु एक कंकाल में तब्दील होने लगा। टकराना, एक जोरदार मुक्का लाल पसलियों पर लगा। सुसानु बिल्कुल भी नहीं हिला, लेकिन मुक्के की ताकत के कारण नारुतो ने मुंह से खून उगल दिया जो उसकी शारीरिक ताकत से परे था। अगर मैं तुम्हारी उम्र में ही इतनी ताकत रखता तो मैं आत्महत्या कर लेता। नारुतो ने उचिहा जियो के ताने को नजरअंदाज कर दिया और उसे फिर से मुक्का मारने वाला था। उचिहा जियो ने नारुतो को पकड़ने के लिए सुसानु को नियंत्रित किया। नारुतो, सासुके ने नीचे से इस दृश्य को उत्सुकता से देखा। 9 टेल्स जिंचोरी की नारुतो की लाल पुतलियों को देखते हुए उचिहा जियो बुदबुदाया। शेरिंगन ड्रम। एक पल में नारुतो के शरीर पर मौजूद हिंसक आभा खत्म हो गई और उसकी आंखें, जो इतनी लाल थी कि उनसे खून निकलने वाला था, बेजान हो गई। नारुतो की आध्यात्मिक दुनिया में। हुआ, छोटे बच्चे, तुम यहाँ क्यों हो? क्या तुम मुझसे तुम्हें फिर से ताकत देने के लिए कह रहे हो? 9 टेल्स ने नारुतो को इत्मीनान से देखा। हुआ, 9 टेल्स ने देखा कि कुछ गड़बड़ है। अतीत में जब भी नारुतो आता था वह निश्चित रूप से चिल्लाता था और 9 टेल्स को दुखी करता था। लेकिन अब नारुतो ने अपना सिर नीचे कर लिया, कुछ नहीं कहा और कठपुतली की तरह कदम दर कदम 9 टेल्स के पिंजरे की ओर चल दिया। उनके जूतों से पानी पर थपथपाहट की आवाज आने लगी और पूरा सीवर एक भयानक माहौल में डूब गया। बच्चा, 9 टेल्स ने देखा कि कुछ गड़बड़ है और उन्होंने नारुतो को चिल्लाया। इस समय नारुतो अंततः रुक गया। वह मुहर के सामने खड़ा हो गया और अपना सिर उठाया। नीली पुतलियां जो मूल रूप से रत्नों की तरह थी अब बेहद चमकदार लाल थी। काला मगाटामा तेजी से घूमता है। फिलू की 18 वर्षगांठ का ब्रांड अपग्रेड पाठकों को वापस लौटाता है। 100 रिचार्ज करें और 500 वीआईपी अर्न प्राप्त करें।
अभी जमा राशि प्राप्त करें। गतिविधि का समय द 10th ऑफ अगस्त से द 20th ऑफ अगस्त। अध्याय 14। ये लड़ाई अंततः दिलचस्प है। कृपया मुझे फूल दें। कृपया मुझे एक समीक्षा वोट दें। शेरिंगन। नाइन टेल्स ने न केवल चमकदार लाल शेरिंगन को देखा बल्कि इन आंखों में एक परिचित आभा भी महसूस की। इस सांस ने उसके दिल की गहराइयों में छुपे डर को, उस काली आकृति को जगा दिया। बच्चे, तुमने उसे कैसे उकसाया? हालांकि नारुतो अब कोई उत्तर नहीं दे सका। वह सील के पास गया, अपना हाथ बढ़ाया और नाइन टेल्स को सील करने वाले जादू को तोड़ दिया। अचानक सीवा में तेज हवा चल रही थी और लाल चक्र हिंसक और बेचैन था। नारुतो के शरीर में इधर उधर दौड़ रहा था, लेकिन फिर भी नाइन टेल्स का लोहे के पिंजरे से बाहर निकलने का कोई इरादा नहीं था। वह कोने में सिकुड़ गया और नियंत्रित नारुतो को घूर कर देखने लगा। इस समय नारुतो ने उचिहा जियो की तरह शांत आवाज में बात की। ओह, क्या आप बाहर नहीं आना चाहते? बाहर नहीं आना चाहते? नाइन टेल्स बाहर आने का सपना देखता है, लेकिन जब वह उचिहा जियो द्वारा संचालित होने के बारे में सोचता है तो वह सील में रहना पसंद करेगा और कभी दिन का उजाला नहीं देख पाएगा। नारुतो नाइन टेल्स की ओर चला और धीरे से अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन नाइन टेल्स ने यह दृश्य देखकर ही कोने में छिपने की हिम्मत की। हाकी, जो हजारों वर्षों से अकेला था, इस क्षण गायब हो गया। इस समय अचानक परिवर्तन हुआ जिससे उचिहा जियो के कार्यों में बाधा उत्पन्न हुई। तुमने गारा के साथ क्या किया? वास्तविक दुनिया में टेमारी ने उचिहा जियो से सवाल किया, अपने हाथ में पंखा उठाया और उसे घुमाया और एक हवा का झोंका उचिहा जियो के सुसानु पर लगा। मूल रूप से इस खरोंच वाले हमले ने उचिहा जियो को नारुतो के दिल से बाहर नहीं आने दिया, लेकिन उसने गहराई से महसूस किया कि कुछ शक्तिशाली आभाएं आ रही थीं। वास्तव में उचिहा जियो ने अपनी आंखें खोली, दुश्मन की दिशा में देखा और बड़बड़ाया। आखिरकार ये लड़ाई थोड़ी दिलचस्प है। जल्द ही दुश्मन आ गया और पहला आगंतुक एक सफेद बालों वाला आदमी था। उचिहा जियो का अंतर्ज्ञान बहुत अच्छा था और उसने एक नजर में ही सफेद बालों वाले व्यक्ति की पहचान ली। क्या आप हता के कबीले से हैं? अगले सेकंड काकाशी ने अपनी बाईं आंख को ढकने वाले माथे के रक्षक को खोला और 3 मगाटामा के टुकड़े घूम गए और संयुक्त होकर फुमा शुरिकेन का आकार बना दिया। कामुई। अगले ही पल एक बल जो अंतरिक्ष को विकृत कर सकता था सुजाना की दाहिनी बांह पर प्रकट हुआ और वह बल बहुत शक्तिशाली था। जल्द ही सुजन के चारों ओर लिपटा चक्र कोट टूट गया। उसके बाद सुजन का मांस, रक्त और हड्डियां बिखर गई। क्लिक करें। टूटने की ठंडी आवाज आई और सुजन का दाहिना हाथ टूट गया और नारुतो, जो कोमा में था, इसके साथ गिर गया। हुश। माइक गाई, जो हरी रोशनी से ढका हुआ था, अचानक प्रकट हुआ। उसने एक झटके में नारुतो को पकड़ लिया, अपने शरीर के सभी चक्रों को सक्रिय कर लिया और पूरी गति से उचिहा जियो से दूर चला गया। पूरी कार्रवाई बहुत तेज थी, इसमें 5 सेकंड से भी कम समय लगा। क्या आपकी चोट ठीक है? काकाशी ने शेरिंगन को फिर से ढकने के लिए माथे के रक्षक का इस्तेमाल किया और माइक गाई से पूछा। कोई बात नहीं। माइक गाई ने फिर से अपने सिग्नेचर मूव्स किए, लेकिन उसके माथे से टपकते पसीने से अभी भी पता चल रहा था कि वह इस समय उतनी अच्छी स्थिति में नहीं है। ऊपर जो कुछ भी हुआ उसके संबंध में उचिहा जियो ठंडी आंखों से देख रहा है, जैसे कि वह कोई बाहरी व्यक्ति हो। दोनों को नारुतो को बचाते हुए देखकर उसने सुसान को नियंत्रित किया और शांति से जमीन पर गिरे ओनिकिरी को उठाया। फिलुकी 18 वर्षगांठ का ब्रांड अपग्रेड पाठकों को वापस लौटाता है। 100 रिचार्ज करें और 500 वीआईपी अर्न प्राप्त करें। अभी जमा राशि प्राप्त करें। गतिविधि का समय द 10th ऑफ अगस्त से द 20th ऑफ अगस्त। अध्याय 15। उचिहा जियो खेल आधिकारिक तौर पर शुरू होता है। कृपया मुझे फूल दें। कृपया मुझे एक समीक्षा दें। लकड़ी शैली लकड़ी ड्रैगन तकनीक। बूम। एक राजसी लकड़ी का ड्रैगन जमीन से निकला और उसने बेहद तेज गति से सुजाना को उलझा दिया। संयम की जबरदस्त शक्ति को महसूस करते हुए उचिहा जियाओ ने गुस्सा होने के बजाय मुस्कुराया। आखिरकार अब और नहीं छिपूंगा। हाशराम। जहां उचिहा जियाओ की नजर पड़ी वहां कई आकृतियां चमक उठी। पहला होकेट सेंजू हाशरामा, दूसरा होकेट सेंजू तोबिरामा, तीसरा होकेट सरुतोबी हिरुजेन सन्निन जिरेया। 4 लोगों की तेज सांसों को महसूस करते हुए उचिहा जियो ने राहत भरी मुस्कान दिखाई। यह सही है। यह अंततः मुझे कुछ लड़ने की भावना देता है। ये पता चला है कि उचिहा जियो अभी नारुतो को बचाने वाले कुछ लोगों के प्रति उदासीन था, क्योंकि वह चाहता था कि ये लोग उसके साथ अच्छी लड़ाई करें। उचिहा जियाओ के अहंकारी शब्दों को सुनने के बाद कोनोहा में कई लोगों को बहुत अच्छा नहीं लगा। जिरिया ने भारी आंखों से उचिहा जियो को देखा। उसे अभी अभी माउंट माइबोकू से टॉड के बारे में जानकारी मिली थी और टॉड बंटा की उचिहा जियाओ के हाथों मृत्यु हो गई। अब जब वह युद्ध के मैदान में आया तो वेंटाई का विशाल शरीर वहां पड़ा हुआ था, जिससे उसका दिल थोड़ा भारी हो गया। लड़ाई जल्दी शुरू हो गई। पहली पीढ़ी ने अपने हाथ एक साथ रख दिए और सेंजू परिवार का विशाल चक्र जुटना शुरू हो गया। अगले ही पल मैंने देखा कि सुजाना के शरीर पर लकड़ी का ड्रैगन थोड़ा बड़ा हो गया। लकड़ी के ड्रैगन का शरीर भी कई मोटी लकड़ी की जड़ों में विभाजित हो गया, जिसने सुसान को कसकर लपेट लिया। ये देखकर कि सुजन को संयमित किया गया था, दूसरों ने भी आपकी बीमारी का फायदा उठाकर आपको मारने के सिद्धांत को समझा और तुरंत सुजन पर हमला करने के लिए आगे बढ़े। कृपया सावधान रहें कि उसकी आंखों में न देखें। दूसरी पीढ़ी के अनुस्मारक के बाद अपने हाथों से एक मुद्रा बनाएं। जलशैली जल विच्छेदन तरंग। दूसरी पीढ़ी अपना मुंह खोती है और थूकती है और पानी की एक पतली रेखा तेज गति से बाहर निकलती है। ये तकनीक दूसरी पीढ़ी का अनोखा कौशल है। यह अत्यंत उच्च विनाशकारी शक्ति वाले एक तेज ब्लेड की तरह है। यह आसानी से लक्ष्य को टुकड़े टुकड़े कर सकता है और अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। दूसरी पीढ़ी का लक्ष्य सुसान की सुपर हाई डिफेंस को तोड़ना है, लेकिन उचिहा जियो शांत नहीं बैठेगी और मौत का इंतजार करेगी। उसके हाथों में 2 साधारण मोहरें बनी थी और हवा से एक मोटी पत्थर की दीवार दिखाई दी, जिसने उस स्थान को अवरुद्ध कर दिया जहां जल विच्छेदन लहर हमला करने वाली थी। ये देखकर जिरिया भी निष्क्रिय नहीं रही। उनकी कई बॉडी फ्लिकर तकनीकें उचिहा जियाओ के दूसरी ओर चली गई। आह्वान तकनीक। 2 तलवारें लिए हुए एक हरे मेंढक को बुलाया गया। हिरोतोमा, इस बार मैं आपसे पूछ रहा हूं। जिरिया शर्मिंदा होकर हिरोशितोमा के ऊपर खड़ा हो गया। उनका मानना था कि उन्होंने परोक्ष रूप से गामा बंटा की हत्या कर दी। क्या उसने ही बॉस को मारा है? टोगाहिरो ने उदासीन उचिहा जियाओ को ठंडी आवाज में देखा। अच्छा, क्या तुम ताड़ का तेल लाए हो? लाओ। जिराया फायर स्टाइल का उपयोग करने में विशेषज्ञ है और उनकी विशेष फायर स्टाइल चालों में से एक विशेष रूप से शक्तिशाली है। फायर स्टाइल टॉड ऑल फ्लेम बम। बूम। जिरिया के मुंह से आग की लिपटों का एक बड़ा गोला निकला और फिर टॉड बुआन के मुंह में टॉड तेल के साथ मिल गया। देखते ही देखते आग की लिपटों की शक्ति तेजी से बढ़ गई। क्योंकि तापमान बहुत अधिक था, उग्र लाल लपटें गाढ़े गहरे लाल रंग में बदल गई। ऐसा लग रहा था जैसे नरक से आग की लपटें निकल रही हों। अत्यधिक उच्च तापमान वाली बाहरी लिपटों ने अंतरिक्ष को विकृत कर दिया और विशाल लौ की गोलियां हवा में उल्कापिंड की तरह आकाश में उड़ती हुई सीधे सुसान की ओर जा रही थी। सभी ने शक्तिशाली फायर स्टाइल को देखा और उनके दिलों में आशा की एक किरण चमक उठी। इतनी शक्ति के साथ उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि सुसानु इसे नहीं तोड़ सकता। वाटर स्टाइल ग्रैंड फॉल्स तकनीक। उचिहा जियाओ को जलशैली का प्रदर्शन करते देख जिराया ने गर्व भरी मुस्कान दिखाई। टॉड टेल से सने फायर स्टाइल को बुझाना इतना आसान नहीं है।
ए यूरो। बड़ी मात्रा में पानी आग के गोले से टकराया और एक पल में भाप वाष्पित होकर पूरे आकाश में भर गई। हालांकि इस समय उचिहा जियो के हाथ तेजी से बदलने लगे। फायर बुलेट तकनीक, मैंने इसे सीखा। टकराना, झरना अभी भी बरस रहा था, लेकिन अचानक आग की लिपटों का एक गोला प्रकट हुआ। क्या जिरिया की पुतलियां सिकुड़ गईं? उसे उम्मीद नहीं थी कि उचिहा जियाओ इतनी जल्दी उसके निंजुत्सु की नकल कर लेगा और सीख लेगा। जिरिया की आग की गोली बड़े जलने से कुछ हद तक कमजोर हो गई थी। इस समय इसकी भरपाई उचिहा जियाओ की फायर बुलेट से की गई थी। बूम! हवा के बीच में एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ और आसमान में गहरा काला धुआं और लाल रोशनी से ऐसा लगा जैसे आसमान में एक छेद हो गया हो। सुसान ने कार्रवाई की और अपनी तलवार घुमाई, जिससे जिराया और दूसरी पीढ़ी कुछ दूर जा गिरी। उचिहा जियाओ ने सभी को कृपापूर्वक देखा और फिर शुकाकू को एक तरफ देखा। क्या ये हो गया? शुकाकू ने अपना शरीर मरोड़ लिया। कई दशक हो गए जब उसे महसूस हुआ कि उसकी सारी शक्ति वापस आ गई है, और फिर वह एक चौंका देने वाली चीख से चिल्लाने लगा। शुकाकू की ऊर्जावान आवाज सुनकर उचिहा जियो भी मुस्कुराए और जोर से कहा, खेल आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया है। फिलू की 18 वर्षगांठ का ब्रांड अपग्रेड पाठकों को वापस लौटाता है। 100 रिचार्ज करें और 500 वीआईपी अर्न प्राप्त करें। अभी जमा राशि प्राप्त करें। गतिविधि का समय 10 अगस्त से 20 अगस्त। अध्याय 16, पूंछ वाला जानवर बम। कृपया मुझे फूल दें, कृपया मुझे संग्रह दें, कृपया मुझे ई दें। गारा, जल्दी उठो। तेमारी ने गारा के ठंडे शरीर को पकड़ लिया और जोर जोर से रोने लगी। हालांकि गारा आमतौर पर निर्दयी है, फिर भी वह और काकुरो उसे एक छोटे भाई की तरह मानते हैं। लेकिन इस वक्त उनके अपनों की मौत उनकी आंखों के सामने हो रही है। वे दुखी कैसे नहीं हो सकते? काकुरो ने अपनी मुठियां भींच ली और कांपते हुए उचिहा जियो की ओर देखा, लेकिन जल्द ही उसके शरीर में शक्तिहीनता की गहरी भावना घर कर गई। विशाल सुसानु को देखकर काकुरो भ्रमित हो गया। क्या वह अब भी इस जीवन में बदला ले सकता है? इस समय बड़ी संख्या में कोनोहा सैनिक और सुनगाकुरे सैनिक भी युद्ध के मैदान में आए। सुनगाकुरे के निंजाओं ने पहले शुकाकू को रिहा होते देखा और फिर मृत गारा को देखा। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कोनोहा को ध्वस्त करने की योजना के साथ न केवल काजेकेज को ओरोचिमारू द्वारा प्रतिरूपित किया जाएगा, बल्कि उसका जीवन और मृत्यु भी अज्ञात होगी। यहाँ तक कि गांव का सबसे शक्तिशाली हथियार गारा भी मर गया और शुकाकू ने नियंत्रण खो दिया। अचानक सैन शिनोबी सैनिकों में उदासी का माहौल फैल गया। सुनगाकुरे, भविष्य अंधकार में है। इस समय नारुतो भी जाग गया और जब उसने बेजान गारा को देखा तो उसके दिल में गुस्सा फिर से भड़क उठा। नाइन टेल्स का चक्रकोट एक बार फिर नारुतो के पूरे शरीर पर फैल गया। ऐसा प्रतीत हुआ कि क्योंकि सील गायब हो गई और नाइन टेल्स ने हार मान ली। नाइन टेल्स चक्र के कारण नारुतो ने अपना दिमाग नहीं खोया। नारुतो, शांत हो जाओ। एक बड़े हाथ ने नारुतो के कंधे को थपथपाया। नारुतो ने पीछे मुड़कर देखा और कहा, परवीसेज। फिर नारुतो ने उदास रूप दिखाया। परवीसेज, बॉस टॉड मारा गया। जिरिया का चेहरा शांत था। मुझे पता है। तुम्हें पता है तो फिर तुम ऊपर जाकर टॉड का बदला क्यों नहीं लेते? नारुतो चिल्लाया। जिराया ने कहा, सिर्फ इसलिए कि आप बदला लेना चाहते हैं। जब आपका दिमाग गर्म हो तो आप जल्दबाजी नहीं कर सकते। जब मास्टर और प्रशिक्षु बहस कर रहे थे, तीसरी पीढ़ी ने सभी को याद दिलाने के लिए बात की। नहीं, ये टेल बीस्ट बम है। इस समय सभी ने वन टेल के मुंह में संघनित होने वाली बड़ी काली गेंद की भी खोज की। धीरे धीरे बढ़ते टेल बीस्ट बम को देखकर सभी के दिलों में संकट की भावना भी बढ़ती गई। तीनों होकेज गंभीर लग रहे थे। इन तीनों ने टेल बीस्ट बम की शक्ति देखी है। टेल बीस्ट बम की अत्यधिक रिहाई एक निंजा गांव और कई पहाड़ों को नष्ट कर सकती है। ये बिल्कुल कोई समस्या नहीं है। शुकाकू का टेल बीस्ट बम अब उतना शक्तिशाली नहीं हो सकता है, लेकिन यह अभी भी उनके सैकड़ों निंजाओं को मारने के लिए पर्याप्त से अधिक था। इस महत्वपूर्ण क्षण में पहली पीढ़ी प्रकट हुई और उसने तुरंत कई कोनोहा निंजा की कमान संभाली। यदि आप पृथ्वी शैली जानते हैं तो बाहर आएं। दर्जनों निंजा कतार से बाहर आ गए। उन्होंने प्रथम पीढ़ी की आज्ञा का पालन किया। जैसे ही उन्होंने टेल बीस्ट बम लॉन्च होते देखा, उन्होंने तुरंत संयोजन में पृथ्वी प्रवाह दीवार का उपयोग किया। बुलाओ। टेल बीस्ट बम एक मिसाइल की तरह तेजी से हमला करता है। जहां जहां से वह गुजरा वहां एक गहरी खाई जमीन में धंस गई। अत्यधिक तेज गति से एक ध्वनि तरंग भी उत्पन्न हुई और बेदी आवाजें सुनी जा सकती थी। पृथ्वी शैली दीवार। दर्जनों निंजाओं ने अपने हाथ जमीन पर दबा दिए और उनके शरीर पर चक्र तेजी से सक्रिय होने लगा। बूम! जमीन से एक ऊंची और मोटी मिट्टी की दीवार उठती है। यह ऊंची दीवार कोनोहा की दीवार से अधिक मोटी और मजबूत है। एक नजर में आप सुरक्षा की अद्वितीय भावना महसूस कर सकते हैं। बूम! धमाका! जल्द ही टेल बीस्ट बम उस दीवार से टकराया जिससे सभी को बहुत उम्मीदें थीं। एक तेज भूकंप महसूस हुआ और मोटी मिट्टी की दीवार जोर जोर से हिलने लगी और जल्द ही ढहने वाली थी। धीरे धीरे टेल बीस्ट बम की गति कमजोर नहीं हुई और हर कोई यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि पृथ्वी की दीवार में पहले से ही कई दरारें पड़ चुकी थीं। टेल बीस्ट बम का हिंसक चक्र दरारों से बाहर निकलता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि यह दीवार टिकेगी नहीं। ये कैसा निराशाजनक दृश्य है। कई निंजा जमीन पर घुटनों के बल बैठ गए, या तो अपने अंतिम शब्द कहे या मृत्यु का स्वागत किया। किसी के दिल में अभी भी लड़ने की भावना नहीं थी। जब हर कोई हताश था तभी एक सफेद आकृति अचानक सबके सामने आ गई। सभी की आश्चर्यचकित आंखों के नीचे काकाशी ने शेरिंगन को प्रकट करने के लिए अपना माथे का रक्षक खोला। कामुई। एक पल में टेल बीस्ट बम के बीच में समुद्र में एक भंवर की तरह एक मुड़ी हुई शक्ति प्रकट हुई जो अपने चारों ओर सब कुछ निगल रही थी। जल्द ही विशाल टेल बीस्ट बम को कामुई ने निगल लिया। केवल टूटी हुई पृथ्वी की दीवार बची जो अभी के खतरनाक दृश्य को स्पष्ट करती है। धमाके। काकाशी जमीन पर आधा घुटनों के बल झुका हुआ था। वह पहले से ही इतना कमजोर था कि जब दो कामुई गोलियां चलाई गई तो उसका शरीर लगभग खोखला हो गया था। पहली पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी ने काकाशी को उत्सुकता से देखा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि जो लोग उचिहा कबीले से नहीं हैं वे भी मंगे की शेरिंगन का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन जो भी हो, सभी को राहत थी कि उचिहा जियाओ का आक्रमण विफल हो गया। लेकिन इसी समय उचिहा जियाओ की आवाज प्रकट हुई। आपको लगता है कि केवल एक ही टेल बीस्ट बम है? एक शब्द जो सपने देखने वाले को जगा देता है। सभी ने जल्दी से शुकाकू की ओर देखा और देखा कि शुकाकू ने अपना सिर ऊंचा रखा हुआ है। दो प्रकार के नीले और काले चक्र धीरे धीरे एक साथ आ रहे हैं और दूसरा खतरनाक टेल बीस्ट बम फिर से शुकाकू के मुंह में बन गया है। इस दृश्य को देखकर कुछ अस्थिर निंजाओं ने बड़बड़ाते हुए अपना सिर थोड़ा हिलाया और ऐसा लगा जैसे वे गिर गए हों। कोई भी समझदार व्यक्ति ये देख सकता है कि काकाशी अब अपनी वर्तमान स्थिति में कामुई का उपयोग नहीं कर सकता है। काकाशी ने जोर से सांस ली, भले ही उसे बारिश की तरह पसीना आ रहा था। उसने जारी रखा, मैं अभी भी कामुई का दोबारा उपयोग कर सकता हूँ। हुश, कोई जरूरत नहीं काकाशी। इस समय थर्ड जनरेशन का आंकड़ा सबके सामने खड़ा था। काकाशी वास्तव में कामुई को एक बार कास्ट कर सकता है, लेकिन इसकी कीमत उसकी जान है। तीसरी पीढ़ी। काकाशी ने तीसरी पीढ़ी की ओर कमजोर दृष्टि से देखा। तीसरी पीढ़ी मुस्कुराई और बोली, मुझे खुद को जलाने दो। तुम जूनियरों को अभी भी बहुत लंबा रास्ता तय करना है।
लॉर्ड वोकेज, सभी ने दुखी होकर कहा कि तीसरी पीढ़ी ने न्याय के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। तीसरी पीढ़ी पलटी और मुस्कुराई, ठीक है, आखिरकार यह आपकी इच्छा है। इतना कहने के बाद उसने टेल बीस्ट बम को देखा, जो पहले से एक आकार बड़ा था, और मन में सोचा, मैंने सुना है कि निश्चित तकनीक जो सब कुछ सील कर सकती है वह निश्चित तकनीक है जो सब कुछ सील कर सकती है। मुझे आश्चर्य है कि क्या ये टेल बीस्ट बम से सील कर सकता है। तीसरी पीढ़ी अपने दिल में विचार कर रही थी और उसके हाथों ने मृतभूत की मुहर बनाना शुरू कर दिया था। जब वह सील के आधे रास्ते तक नहीं पहुंचा था तो एक हाथ ने उसे पकड़ लिया और तीसरी पीढ़ी को सील बनाने से रोक दिया। बूढ़े शिक्षक, तीसरी पीढ़ी ने आश्चर्य से देखा, लेकिन यह देखा कि यह दूसरी पीढ़ी थी जिसने तीसरी पीढ़ी की मुहर को अवरुद्ध कर दिया था। बंदर, क्या तुम हम सीनियर्स को भूल गए हो? जब हम यहाँ हैं तो कार्रवाई करने की बारी तुम्हारे जूनियर्स की कैसे हो सकती है? फर्स्ट जनरेशन ने भी मुस्कुराते हुए कहा। बोलने के बाद उसने ताली बजाई और चिल्लाया, लकड़ी शैली वृक्ष सीमा दीवार। अगले ही सेकंड अनगिनत विशाल पेड़ों की जड़ें और लताएं जमीन से उठी और निंजा को ढकने के लिए एक ढाल का आकार बनाने के लिए खुद को झुका लिया। दूसरी पीढ़ी पेड़ की चारदीवारी पर खड़ी हो गई, अपने हाथों से सील बनाई और अपने शरीर पर बड़ी मात्रा में चक्र जमा करना शुरू कर दिया। ए जल शैली जल अवरोधक। वाटर बैरियर एक अपेक्षाकृत बुनियादी वाटर स्टाइल निंजुत्सु है, लेकिन यह दूसरी पीढ़ी के हाथों में बहुत बड़ा प्रतीत होता है। उसने अपना मुंह खोला और थूक दिया और भारी मात्रा में पानी पेड़ की चारदीवारी के सामने इकट्ठा हो गया और फिर एक ऊंची पानी की दीवार में बदल गया। जल्द ही शुकाकू के टेल बीस्ट बम ने फिर से हमला किया। इस बार टेल बीस्ट बम पिछले वाले से कहीं ज्यादा बड़ा और शक्तिशाली था। बूम! टेल बीस्ट बम ने उड़ान भरी और एक वेदी ध्वनि उत्पन्न की। बूम! टेल बीस्ट बम ने सबसे पहले दूसरी पीढ़ी के वाटर बैरियर पर हमला किया। दूसरी पीढ़ी का जल अवरोध मानव हाथ की तरह मजबूत और नरम दोनों था, जो सीधे टेल बीस्ट बम को पकड़ता था ताकि वह आगे न बढ़ सके। हालांकि आखिरकार ये केवल एक अस्थायी बचाव था। थोड़ी देर तक टिके रहने के बाद टेल बीस्ट बम फिर भी वाटर बैरियर को तोड़ गया, लेकिन सौभाग्य से इसकी शक्ति का कुछ हिस्सा वाटर बैरियर द्वारा कमजोर हो गया था। बस! टेल बीस्ट बम कठोर और बहरा कर देने वाली आवाज करते हुए कठोर पेड़ की चारदीवारी से टकराया। अगले ही सेकंड टेल बीस्ट बम सफेद रोशनी के विस्फोट में बदल गया और फिर विभाजित होकर विस्फोट करने लगा। बूम! चमकदार सफेद रोशनी आसमान में छा गई और काला धुआं और धूल एक प्रमुख धमनी के कट जाने के बाद बह रहे खून की तरह थे। जंगल का अधिकांश भाग रंग रहा है। फिलुकी 18 वर्षगांठ का ब्रांड अपग्रेड पाठकों को वापस लौटाता है। 100 रिचार्ज करें और 500 वीआईपी अर्न प्राप्त करें। अभी जमा राशि प्राप्त करें। गतिविधि का समय द 10th of August से द 20th of August। अध्याय 17 पहली पीढ़ी का विस्फोट, दूसरे टुकड़े टुकड़े होकेज। कृपया मुझे फूल दीजिए, कृपया मुझे दीजिए। क्रैक! बूम! पहली पीढ़ी के पेड़ों की चारदीवारी गिरने लगी और जब सभी पेड़ उखड़ गए तो केवल संरक्षित कोनोहा शिनोबी ही सुरक्षित दिखे। उन्होंने चौंक कर अपने हाथों को देखा, फिर बाहर की ओर देखा। मैंने देखा कि मेरे चारों ओर सब कुछ झुलसी हुई धरती में बदल गया था। काली पड़ चुकी जमीन और घूमता धुआं उस भयानक दृश्य का पूर्वाभास दे रहा था जो अभी अभी यहाँ हुआ था। तीसरी पीढ़ी खड़ी हुई और उसने पहली पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी को पाया जिनके शरीर टुकड़े टुकड़े हो गए थे। वह तेजी से आगे बढ़ा और उन दोनों के लिए कुछ करना चाहता था। बुलाओ! एक विशाल छोटी तलवार मध्य हवा से उड़ी और तीसरी पीढ़ी पर जोरदार प्रहार किया। तीसरी पीढ़ी में बहुत अधिक आत्मविश्वासी होने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए वह पलक झपकते ही विशाल छोटी तलवार के हमले से बच गया। उन्होंने माना कि यह छोटी तलवार गामाबुंता का विशेष हथियार थी। अगले ही सेकंड उचिहा जियाओ की आकृति शॉर्टफोर्ड की मूर्त पर दिखाई दी। चिंता मत करो, सरुतों भी लड़के। उचिहा जियाओ ने लापरवाही से अपना हाथ लहराया और तेज आवाज के साथ शुकाकू उसकी तरफ आ गया। सेंजू परिवार के 2 भाइयों को सील कर दिया। उचिहा जियाओ की बातें सुनने के बाद सभी कोनोहा शिनोबी क्रोधित हो गए, लेकिन शुकाकू की शक्ति के कारण किसी ने भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। रेगिस्तान परत दफन सील। शुकाकू राक्षस चिल्लाया, फिर अपने हाथों को सीधे जमीन पर पटक दिया और उसके हाथ रेत में बदल गए। पहली पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी की ओर एकत्रित हो गए। इस समय पहली पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी के शरीर अंततः धीरे धीरे एक साथ आने लगे, लेकिन यह बहुत धीमा था। दोनों पहले से ही शुकाकू की मुहर में थे और शुकाकू के शरीर पर रेत एक पिरामिड आकार बना रही थी। सर्गन सीलिंग तकनीक पूरे पिरामिड में फैली हुई थी और उन दोनों ने यह भी पाया कि उनके शरीर में चक्र को जुटाना मुश्किल था। इसी समय उनके सामने एक जोड़ी पैर प्रकट हुए। उचिहा जियाओ उन दोनों के पास गया, झुक गया और कहा, सेंजू हाशिरामा, इसके बारे में सोचो। तुमने अतीत में टेल बीस्ट बम को गंभीरता से नहीं लिया था, ठीक है? अब तुम इस छोटे से झटके से नष्ट हो गए हो। कितनी विडंबना है। पहली पीढ़ी ने उचिहा जियाओ के मौखिक हमले पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन तेजी से पूछा, अब आप क्या करने जा रहे हैं? हम पहले ही मर चुके हैं और हमें जीवित लोगों के जीवन में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। मैं पूरी तरह से पुनर्जीवित होना चाहता हूँ, उचिहा जियाओ ने शांति से कहा। क्या? पहली पीढ़ी ने सदमे का एक दुर्लभ रूप दिखाया। उचिहा जियाओ ने पहली पीढ़ी की आंखों में देखा और निर्णायक रूप से कहा, मैंने कहा था कि मैं पूरी तरह से पुनर्जीवित हो जाऊंगा और फिर इस गलत दुनिया को सुधारूंगा। यह उत्तर सुनकर फर्स्ट जनरेशन आज की निंजा विश्व व्यवस्था के वास्तुकार के रूप में क्रोधित नहीं हुई, बल्कि जटिल अभिव्यक्ति के साथ बोली, आप अभी भी रीना को जाने नहीं दे सकते। हवा के झोंके ने धुएं से भरी धरती की कुंडल में एक अप्रिय गंध पैदा कर दी। उचिहा जियाओ का चेहरा सख्त था और उसके 2 शेरिंगन बेहद चमकीले लाल थे। आपको उसका नाम बताने का कोई अधिकार नहीं है। अपनी बात खत्म करने के बाद वह शुकाकू की ओर मुड़े और बोले, अपने प्रयास तेज करो। जैसे ही उनकी बात खत्म हुई, सील की गति तेज होने लगी। जल्द ही पहली पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी पूरी तरह से कवर हो गई। ये शानदार पिरामिड पहली पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी की अंतिम कब्र बन गया। वानर दानव, गोल्डन गुडगेल। इस समय एक पुरानी आवाज प्रकट हुई और तीसरी पीढ़ी ने एक सुनहरा घेरा पकड़ लिया और उचिहा जियो की ओर उड़ गई। इस स्थिति को देखकर उचिहा जियो ने संकोच नहीं किया, हथियार उठाया और थर्ड जनरेशन पर हमला कर दिया। तीसरी पीढ़ी को एक बात हमेशा याद रहती है, आप उचिहा लोगों की आंखों में नहीं देख सकते। तो जब लड़ाई शुरू होती है, तीसरी पीढ़ी ने अपनी निगाहें नीचे की ओर घुमाई, लेकिन अगले दृश्य ने उसके दिल और फेफड़ों की धड़कनें बढ़ा दी। किसी समय मैंने जमीन पर पानी के धब्बों का एक पूल देखा और उचिहा जियाओ लाल आंखों से पानी के धब्बों के माध्यम से तीसरी पीढ़ी को देख रहा था। फिलुकी 18 वर्षगांठ का ब्रांड अपग्रेड पाठकों को वापस लौटाता है। 100 रिचार्ज करें और 500 वीआईपी अर्न प्राप्त करें। अभी जमा राशि प्राप्त करें। गतिविधि का समय द 10th of August से द 20th of August। अध्याय 18 तीसरा होकेज मृत। कृपया मुझे फूल दें, कृपया मुझे एक समीक्षा वोट दें, कृपया एम दें। बजना, सभी को पता चला कि तीसरी पीढ़ी किसी समय भ्रम में पड़ गई थी। वह स्तब्ध था और उसके हाथों के हथियार बहुत पहले छूट चुके थे। सरुतों भी उठो। जो सुनहरा घेरा जमीन पर गिरा, उसकी एक आंख खुल गई और वह जोर से चिल्लाया। हालांकि ब्रह्म उचिहा का विशेष कौशल है और शेरिंगन के आशीर्वाद से इसे उच्च स्तर तक सुधार दिया गया है। इसे हल करना इतना आसान नहीं है।
हुश, एक कुनाई उसकी आस्तीन से फिसल गई। उचिहा जियाओ मुस्कुराया, एक हाथ हिलाया और कुनाई को सीधे तीसरी पीढ़ी के गले की ओर इशारा किया। इसी समय भीड़ में से एक व्यक्ति निकला। ये कोनोहा गांव में यूही कबीले का निंजा यूही कुरेनाई था। नरक में जाओ, ये कहते हुए यूहीहोन ने अपने हाथों से एक मुहर बनाई और बहुत कुशलता से उचिहा जियो पर एक ड्रम फेंक दिया। फॉल सकुरा नाओमी तकनीक। सकुरा फूलों की पंखुड़ियां आसमान से नीचे गिरी और सकुरा फूलों की ताज़ा खुशबू उचिहा जियाओ के नथनों में घुस गई। जल्द ही उसके शरीर पर नींद का भारी एहसास छा गया। उचिहा जियाओ ने इसे एक पल के लिए महसूस किया और फिर ठंडे स्वर में कहा, तुम बस अपना होमवर्क कर रहे हो। उन्होंने वास्तव में उचिहा जनजाति के सामने जेनेजुत्सु का उपयोग करने का साहस करने के लिए यूही कुरेनाई के साहस की कुछ हद तक प्रशंसा की। शेरिंगन इल्यूजन रिबाउंड। शेरिंगन की लाल बत्ती फट गई और ड्रम का हमला तुरंत कुरेनाई यूही पर वापस प्रतिबिंबित हुआ। जैसे ही नींद का झोंका आया, कुरेनाई यूही जमीन पर गिर पड़े। हालांकि यूही कुरेनाई का हमला अप्रभावी था, लेकिन इसने उचिहा जियो को तीसरी पीढ़ी को मारने से रोक दिया। ये देखकर कि उसके पिता और प्रेमी को चोट लगने वाली थी, असमा शांत नहीं बैठ सका। उसने अपना मुंह खोला और थूक दिया और काले धुएं के बादल ने उचिहा जियो को ढंक दिया। अग्निशैली राख जलाना। हालांकि इससे पहले कि राख का संचय शुरू हो पाता, काले धुएं से तेज हवा चली जिसने तुरंत काले धुएं को उड़ा दिया। आसमा भी हैरान रह गई। वह उचिहा जियाओ की सील बनने की गति से आश्चर्यचकित था। लगभग जैसे ही काले धुएं ने उसे घेर लिया, उचिहा जियो ने सील पूरी कर ली और काले धुएं को उड़ाने के लिए विंड स्टाइल का इस्तेमाल किया। यह अभी खत्म नहीं हुआ है। आसमा ने चक्र चाकू निकाला और विंड स्टाइल चक्र को चक्र चाकू में इंजेक्ट किया। अगले ही सेकंड चमकते नीले चक्र चाकुओं की दो किरणों ने आसमा के चाकू को ढक दिया। यह आसमा का अद्वितीय कौशल चक्र चाकू है। इस तकनीक की तीक्ष्णता लोहे को मिट्टी की तरह काट सकती है। चक्र चाकू शिनिचिमोंजी। आसमा एक बाग की छवि में बदल गया और नीली तलवार की रोशनी ने हवा में दो उज्ज्वल निशान छोड़े। हुश, आसमा की पुतलियां सिकुड़ गईं। चला गया। उचिहा जियो का फिगर गायब। जब वह असमंजस में था, तभी उसके पेट से तेज दर्द प्रकट हुआ और फिर परिप्रेक्ष्य तेजी से पीछे हट गया। जब आसमा ने पूरी तरह से प्रतिक्रिया की तो वह पहले ही उल्टा उड़ चुका था। उचिहा जियाओ ने हंसते हुए अपने पैर हटा दिए और उसके हाथ में मौजूद कुनाई एक बाग की छवि में बदल गई और सीधे तीसरी पीढ़ी की गर्दन में भेज दी गई। इस समय ऐसा लग रहा था जैसे समय रुक गया हो। सभी निंजा उछल पड़े और अपनी जान की परवाह किए बिना तीसरी पीढ़ी की ओर भागे। काकाशी ने अपना माथा रक्षक खोला और अंतिम कामुई को सक्रिय करने की योजना बनाई। इस वक्त सभी से तेज एक आंकड़ा सामने आया। 8 भीतरी द्वारों का निर्माण, दरवाजा खोलो। तेज आवाज के साथ हरे रंग की रोशनी का एक धुंधला सा टुकड़ा भीड़ के बीच से गुजरा और तोप के गोले की तरह उचिहा जियाओ पर गिरा। उचिहा जियो ने भी इस सांस को महसूस किया। सुसेनो तेजी से गठित हुआ और अपने दूसरे रूप में आगे बढ़ा। हालांकि 7वें द्वार को खोलने वाले पराक्रमी व्यक्ति को कम नहीं आंका जाना चाहिए। उसकी किक एक उल्का की तरह थी जो सुजाना पर जोरदार प्रहार कर रही थी। बूम! एक शक्तिशाली और भारी झटके के बाद सभी ने एक तेज आवाज सुनी, जिसके बाद गिरने की आवाज आई। उचिहा जियाओ का सुसानु टूट गया। उसी समय उचिहा जियो और सुसानु दोनों को गाय ने लात मार दी। माइट गाय ने तुरंत थर्ड जनरेशन की ओर देखा, तभी देखा कि थर्ड जनरेशन की गर्दन में पहले से ही एक घाव था और उसकी छाती पर खून फैल गया था। तीसरी पीढ़ी। माइट गाय ने तीसरी पीढ़ी का शरीर उठाया। उसने इसे कुछ देर तक महसूस किया और अंत में कांपते हुए केवल इतना ही कह सका, तीसरी पीढ़ी का निधन हो गया। जैसे ही ये शब्द निकले, सभी कोनोहा शिनोबी एक संक्षिप्त चुप्पी में गिर गए। इसके बाद जो हुआ वह गुस्से से भरा था। कोनोहा गांव में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले होकेज के रूप में तीसरी पीढ़ी का सभी कोनोहा लोगों के दिलों में बहुत सम्मान है। अगर इस वक्त तीसरी पीढ़ी की मौत की खबर कोनोहा गांव तक पहुंच गई तो पूरा कोनोहा शोक में डूब जाएगा। इस समय उचिहा जियो दूर से धीरे धीरे चली। उसने शांति से अपने शरीर पर धूल थपथपाई, मानो उसने अभी अभी किसी मच्छर को मार डाला हो। उन्होंने शांति से कहा, ठीक है सरुतो भी लड़का मर गया है, अब हमें दूसरी चीज के बारे में बात करनी चाहिए। मैं आपका शेरिंगन वापस पाना चाहता हूँ। उचिहा जियो ने अपना हाथ बढ़ाया और काकाशी की दाहिनी आंख की ओर इशारा किया। फिलुकी 18 वर्षगांठ का ब्रांड अपग्रेड पाठकों को वापस लौटाता है। 100 रिचार्ज करें और 500 वीआईपी अर्न प्राप्त करें। अभी जमा राशि प्राप्त करें। गतिविधि का समय द 10th of August से द 20th of August। अध्याय 19। ठीक है काकाशी, मैं तुम्हारी आंखें स्वीकार करूंगा। कृपया इसे एकत्र करें। कृपया फूल भेजें। कृपया। काकाशी जमीन पर आधा घुटनों के बल झुका हुआ था। वह पहले से ही थका हुआ था और उसके पास उचिहा जियो से बात करने की ऊर्जा भी नहीं थी। मैं किसी ऐसे व्यक्ति को जो उचिहा नहीं है शेरिंगन में शामिल होने की अनुमति नहीं दूंगा। यदि आप बुद्धिमान हैं तो अपनी आंखें स्वयं खोल दें। उचिहा जियाओ ने सबसे शांत स्वर में सबसे खून भरे शब्द कहे। मुझे डर है कि ये काम नहीं करेगा। मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने इसे मुझे दिया था, काकाशी ने कमजोरी से कहा। उचिहा जियाओ की आंखें उदासीन थीं। ये देखकर कि काकाशी का पश्चाताप करने का कोई इरादा नहीं था, उसने धीरे से कुछ शब्द कहे। ठीक है, मैं तुम्हारी आंखें स्वीकार कर लूंगा। अपनी बात खत्म करने के बाद उचिहा जियाओ ने सुजाना को नियंत्रित किया और चतुराई से दुश्मन की सेना में घुस गई। सुसानु की शक्ति अजेय है। सड़क को अवरुद्ध करने वाले कई निंजा दिखाई दिए और सुसान ने ओनिकिरी लहराया। एक पल में कई निंजा खून की बारिश में बदल गए। बूम! कमजोर काकाशी सुजन के प्रहार को रोक नहीं सकी। कुछ ही देर में वह सुजन के हाथ लग गया। उचिहा जियाओ बहुत तेजी से आगे बढ़ा। वह बिना किसी हिचकिचाहट के काकाशी के सामने उड़ गया। बाह आह! एक ठंडी आवाज सुनाई दी और सभी ने देखा कि काकाशी की बाईं आंख खोखली थी और खून बह रहा था। और उचिहा जियाओ काकाशी के सामने खड़ा था, हाथ में एक शेरिंगन पकड़े हुए, सूरज की रोशनी के साथ शेरिंगन की प्रशंसा कर रहा था। कब? हर कोई हैरान था। काकाशी। गाय ने अपने दोस्त को खतरे में देखा और उसकी वर्जनाएं और भी टूट गई। वह बवंडर में बदल गया और उचिहा जियो से मिलने आया। उसके शरीर पर लाल रंग और भी अधिक चमकीला था और उसके चारों ओर की हरी रोशनी और भी अधिक शानदार थी। उसने अपनी मुट्ठियां हिलाई और उचिहा जियाओ ने इसे महसूस किया। माइट गाय की मुट्ठी में एक अवर्णनीय शक्ति एकत्रित हो रही थी। हिरुतोरा डे टाइगर एक उन्नत शारीरिक तकनीक है जिसका उपयोग माइट गाय ने 7वें गेट को खोलने के बाद किया था। हवा को पहले संपीड़ित किया जाता है और फिर एक सांस में फैलाया जाता है। वायु तोप का आकार एक दृश्य बाग भी बनाता है जो बेहद शक्तिशाली है। एक झटका कई मील तक कटाव भी कर सकता है। उचिहा जियो ने अपनी भौहें उठाई और उसके शरीर पर सुसानु तुरंत चौथे रूप में बदल गया। बूम! एक सफेद बाघ ने गुस्से से अपनी आंखें खोली और सुसानु पर जोर से प्रहार किया। सुसानु पर करासु टेंगु कवच टुकड़ों में टूटने लगा। चौथे चरण में सुसानु को जोरदार मुक्का मारा गया। उचिहा जियाओ प्रशंसा दिखाने से खुद को नहीं रोक सका। ऐसी ताकत के साथ सेनेगो को दुनिया के सभी अजय विरोधियों को हरा सकता है। इस समय माइट गाय भी बहुत आश्चर्यचकित थी। वह इस मुक्के की ताकत को अच्छी तरह से जानता था।
अप्रत्याशित रूप से इस नुके ने सुसानु के बाहरी आवरण को गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त कर दिया, जिससे उचिहा जियो अंदर से सुरक्षित रह गया। परवी सेज, ऊपर जाओ और मदद करो। नारुतो ने जिराया की ओर देखा, बोलना समाप्त होने से पहले ही उसकी आवाज दब गई, क्योंकि उसने पाया कि जिराया की आंखों के नीचे 2 लाल निशान थे और उसकी आंखें मेंढक की तरह हो गई। ठीक है, परवी सेज, जिरिया की शब्द देखकर नारुतो हैरान रह गया। इस समय जिरिया ने कहा, क्या मैंने यह नहीं कहा? बदला कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप तब उछालते हैं जब आपका दिमाग गर्म हो जाता है। इतना कहने के बाद जिरिया की आकृति गायब हो गई, उसकी आकृति हवा में उछल गई। उसने अपना हाथ बढ़ाया और एक तेज गति से घूमने वाली चक्र गेंद अचानक प्रकट हुई। ऋषिकला विशाल रसिंगन, फिलू की 1-8 वर्षगांठ का ब्रांड अपग्रेड पाठकों को वापस लौटाता है। 100 रिचार्ज करें और 500 वीआईपी अर्न प्राप्त करें। अभी जमा राशि प्राप्त करें। गतिविधि का समय द 10th of August से द 20th of August। अध्याय 20, सार्वजनिक निंजा। उचिहा जियो, मृत्यु का देवता, अंततः चला गया। कृपया मुझे फूल दें। जादू चक्र के आशीर्वाद से ये विशाल रसिंगन न केवल बहुत जल्दी बनता है, बल्कि सामान्य से भी अधिक शक्तिशाली है। दहाड़, ये एक अलग ऊर्जा है। उत्सुक उचिहा जियाओ ने जादू चक्र के अस्तित्व को देखा और थोड़ी दिलचस्पी ली। फिर उसने सुजाना को ओनिकिरी उठाने और उसे अपनी छाती पर रखने के लिए प्रेरित किया। विशाल रसिंगन सीधे सुजाना की ओर विस्फोटित हुआ और एक चमकदार रोशनी के साथ एक विस्फोट से पूरा सुनसान युद्ध क्षेत्र गूंज उठा। जब धुआं और धूल छट गई तो उन्होंने सुजाना को देखा, जो पहले से ही टूट चुकी थी, लेकिन कहा जा सकता है कि वह इस समय गंभीर रूप से घायल थी। सुजाना के शरीर पर सभी करसुतेगु कवच गिर गए थे और उसे ढकने वाला अधिकांश मांस और रक्त गायब हो गया था, जिससे हड्डियों के बड़े क्षेत्र दिखाई दे रहे थे।